तो मैंने तैयार करी सर, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और बड़ी अच्छे से तैयार वगैरह करके रट रटा के एकदम उसका गोटा लगा के मैं गया सर। जिस दिन मेरा नंबर आया, मैं पहुंचा स्टेज पर, मैंने देखा देखा तो कि पूरा स्कूल खड़ा हुआ है। ठीक है, सब बच्चे खड़े हुए हैं एंड मैंने एन एप्पल बोला और मैं भूल गया, बिल्कुल ब्लैंक। आई गॉट सेलेक्टेड फॉर आईएमए अटैचमेंट कैंप देहरादून। आप देख रहे हैं कि किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, ड्रिल उस्ताद हैं, डब्ल्यूटी इंस्ट्रक्टर्स हैं। पे मेजर उत्तम दीक्षित सेना मेडल कारगिल वेटरन थे वो, उनको देखा तो लगा यार कि हाँ कुछ ऐसे ही ऐसा बनना है। लव स्टोरी भी वहीं से शुरू हुई, उसकी क्या बैकग्राउंड है? ये आपको बाद में पता लगा। तो मेरी वाइफ है, वो दौलत राम कॉलेज में एनसीसी की एसईओ थी और मैं अपने कॉलेज में सीनियर अंडर अफसर था। एलसी पे आपको पता होगा सर, डायनेमिक्स बहुत अलग हैं। ये मेरे पास में सर एलसी भी थी, एलसी फेंस भी थी और आगे पीछे का इलाका भी था। कुछ जगह पे पाकिस्तानी पोस्ट 80 मीटर पे भी थी। आप आपस में एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे को आप एनएसजी भेज दो, एसएफएफ भेज दो या असम राइफल भेज दो। आप सर सोल्जरिंग करते कहाँ पर हैं? ठीक कहते हैं ना सर कि आप शिकार अगर करना है तो जंगल ही जाना पड़ेगा। पहला हुआ सर कि मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया कि अमन लुकुकी की तरफ से एक गाड़ी आया बहुत तेज़ और उसमें वो किसी बंदे को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं। जिप्सी उठाई, जैती महती बैठे एंड मैं फॉलो किया। जब उन्होंने देखा कि भाई पीछे फौज आ गई है या, तो उन्होंने क्या किया सर, वो हिलॉक के पे जब टर्न लिया तो वहाँ गाड़ी रोकी, उस बंदे को भी छोड़ा और ये तीन बंदे थे, ये भाग गए। पूरी रात मैंने ड्राइव करी गाड़ी, ये हम पहुँचे। वहाँ पर पहुँच के सर हमने ऑर्डन किया उस घर को। मैं, जैकियो मैती वेंट देयर, बाकी टीम बाहर कॉर्डन लगा के बैठी हुई है, स्टॉप्स लगा। तो ये चारों आधे उठ चुके थे। उठे, हमने जैसे ही देखा तो वो एक फटाफट एक ने कोशिश करी, जो इनका चीफ था, कि इसके पास एक इधर वेपन रखा हुआ था, जैसे सो रहा है तो यहाँ पे एक साइड में वेपन रखा हुआ है, ये उठा वेपन के लिए। ठीक है, जैकी ने जंप मारी, जैकी ने एके से उसको लगाया एक, ठीक है, वहीं पे दबाया। जो बीच वाला बंदा था, मैंने उसके ऊपर जंप मारी, ठीक है, उनको वो किया, मैं तेज उसके ऊपर है। उस तरह से हमने कंट्रोल किए। पार्ट 2 में जो हमने डिस्कस किया है कर्नल कौसलिन से, वो ये है कि किस तरीके से वो बचपन में जब उनको स्टेज पर मॉर्निंग असेंबली में एक लाइन बोलने को बोला गया और वो लाइन थी कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वो नहीं बोल पाए। एक वर्ड बोलने के बाद में वो इतने नर्वस हो गए कि उनको स्टेज से उतरना पड़ा। लेकिन उसके बाद में वो किस तरीके से एक नेशनल लेवल डिबेटर बने और हर जगह उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता, ये उनकी एक कहानी देखेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम है कि जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, तो वहाँ उन्होंने एनसीसी के लीडर बने अपने कॉलेज में। और उसी एनसीसी के लीडर बनते हुए जब उनको एक बार कैंप अटेंड करने के लिए नॉमिनेट किया गया इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, तो वहाँ जब जाके उन्होंने वहाँ का जो वेपन इंस्ट्रक्टर, उसके बाद में आपके जो फायरिंग इंस्ट्रक्टर, इन सब को जब उन्होंने देखा और उनसे जिस तरीके से वो प्रभावित हुए, इंक्लूडिंग वहाँ के जो ऑफिसर्स इंस्ट्रक्टर थे, उनसे जो प्रभावित हुए, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो भी जो है सीडीएस के थ्रू इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनेंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने जो ऑपरेशंस किए इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद, वो ऑपरेशंस बड़े अजीबोगरीब हैं। एक ऑपरेशन उन्होंने किया जहां उन्होंने काफ़ी रेस्क्यू मिशन की, जहां के लोगों को नॉर्थ ईस्ट में किडनैप करके ले जाते थे, तो उसका ये चेज करके किस तरीके से इन्होंने लोगों को छुड़ाया। और एक और ऑपरेशन की हम बात करेंगे जिसमें इन्होंने हाइड आउट में जाके करीब 3 मिलिटेंट को जाके लाइव कैप्चर किया। और किस तरीके से कैप्चर किया, ये सब बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हम लोग आप सब इसको देखेंगे। सो पार्ट 2 इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। आज हम जिस वॉरियर को लेके आए हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि ये जहाँ भी गए और जिस पोस्टिंग में भी गए, वहीं इनको कोई ना कोई अवार्ड मिला। और ये हैं हमारे कर्नल
कौशलेंद्र, जो 23 पैरा स्पेशल फोर्सेस में जिन्होंने सर्विस किया। बात यह है कि इन्होंने जो शुरुआत की वो एक इन्फेंट्री रेजिमेंट से की, जो 19 राजरिफ से, जो एक बहुत ही पुरानी, सबसे पुरानी रेजिमेंट है, और बहुत ही अवार्ड उसने लिए हैं। जितने अवार्ड मैं बोलूँ, वो चाहे विक्टोरिया क्रॉस हो, मिलिट्री क्रॉस हो, परमवीर चक्र हो, वीर चक्र हो, अर्जुना अवार्ड हो, कुछ भी नाम बोलिए वो रेजिमेंट में लिए। तो ये बहुत ही लकी थे, और लकी क्या, डिजर्विंग कैंडिडेट थे जो इन्होंने उसको ज्वाइन किया। तो उनको वेलकम करते हैं। सो कौशलेंद्र, वेलकम टू द शो, Thank you, which sir. I call it to win life Sir. like a warrior. Thank you, sir. Kosland, before we start conversing, let my viewers know that कि आप आई बिलीव कि आपके जो डैड थे वो नरोरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में सर्विस करते थे, सर और वहाँ आपने पढ़ाई शुरू की। सर तो बचपन की कुछ यादें ऐसी होंगी जो आज तक आपको, जिन्होंने कुछ न कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन दिए होंगे। सर हुआ क्या कि मेरे पिताजी सिंचाई विभाग में थे सर, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, इंजीनियर थे। तो पोस्टिंग्स होती रहती थी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे फ़ौज में होती हैं तो ऑल ओवर इंडिया होती हैं सर, और स्टेट सर्विस में वो यूपी के अंदर होती रहती थी। तो मेरा बर्थ हुआ सर एटा में, फिर प्राइमरी जो एजुकेशन थी शुरुआत वाली वो हुई छिबरामऊ में सर, एक बहुत Okay. छोटी सी जगह है कानपुर के पास, और वहाँ एक सरस्वती शिशु मंदिर होता था। तो उसमें मेरी शुरुआत हुई सर 6th क्लास तक, मतलब 5th क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। तो वो हिंदी मीडियम में उसका कल्चर कि किस तरह से आचार्य जी के साथ में बिहेव करना है, मैं कहूँगा कि भारतीय कल्चर को समझना और उसका फॉलो अप करना मैंने वहीं से सीखा। ओके। शुरुआत में होता था कि हर महीने आचार्य जी घर आते थे और एक फॉर्म लेकर आते थे जिसमें बड़ी सारी चीज़ें होती थी कि क्या सुबह समय से उठता है, माता पिता का बोले गई चीज़ों का पालन करता है या नहीं करता है, भाई बहन से लड़ाई तो नहीं करता है। क्या बात तो हम तो बिल्कुल वो हो जाते थे कि हम सब करेंगे, आप बस हाँ हाँ कर देना, नहीं तो जाके क्लास लगेगी फिर। तो सर शुरुआत वहाँ से हुई, और फिर फादर गॉट पोस्टेड इन नरोरा, जहाँ पर एक हेडवर्क्स है और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक स्कूल है, एटॉमिक एनर्जी स्कूल्स। तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। अब ये स्विच हुआ सर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। तो क्लास 7th का है सर, मैं पहले भी मैंने बताया हुआ एक आध जगह पर कि चुपचाप रहता था। मैंने कहा यार थोड़ा सा सब कुछ चेंज हो गया अचानक से। तो मेरा हाउस कैप्टन, रेड हाउस कैप्टन था, वो आया मेरे पास। तो उसने बोला कि यू विल स्पीक थॉट ऑफ द डे नेक्स्ट वीक, कि हमारे हाउस का टर्न है, तुम्हें बोलना है। एंड वो बोल के चला गया। उससे पहले मैं कुछ रिएक्शन देता कि नहीं नहीं रुको रुको ऐसे, ठीक है। वो चला गया। मैंने कहा ठीक है यार, थॉट ऑफ द डे, मतलब पहले क्या होता है ना सर, आप असेंबली में इस साइड खड़े होते हो तो सुन रहे होते हो, सब आते हैं बोल के चले जाते हैं, तो आप कमेंट भी बड़ी आसानी से दे देते हो और वो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा एक लाइन ही तो बोलनी है, मैं बोल दूंगा जाकर। तो मैंने तैयार करी सर, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और बड़ी अच्छे से तैयार वगैरह करके रट रटा के एकदम उसका घोटा लगा के मैं गया सर। जिस दिन मेरा नंबर आया, मैं पहुंचा स्टेज पर, मैंने देखा तो कि पूरा स्कूल खड़ा हुआ है, ठीक है, सब बच्चे खड़े हुए हैं। एंड मैंने एन एप्पल बोला और मैं भूल गया, बिल्कुल ब्लैंक। मैंने कहा यार कुछ तो था। बच्चों ये आपको पता है सर, सभी हंसने लगे। और मैंने कहा यार ये, फिर टीचर ने वापस बुला लिया कि आ जाओ, कोई नहीं। वो बड़ा उस दिन पूरे दिन मेरी क्लास में भी काफ़ी, मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने भी काफ़ी हंसी उड़ाई। फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, अगर दूसरा बंदा आके बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ, करेक्ट है ना। दूसरा अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है तो वो सेकंड भी कर सकता है। मैंने कहा नहीं, अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं घर गया सर, फिर मैंने तैयारी शुरू करी अपनी, और धीरे धीरे पहले मैंने मिरर के सामने खड़े होकर बोलना शुरू किया। 7th पूरी क्लास ख़त्म हुई हमारी। 8th क्लास में मैंने अपने हाउस कैप्टन को बोला कि मैं एलोकेशन और डिबेट में पार्टिसिपेट करूँगा, हिंदी डिबेट में। तो उसने, मतलब मेरे जो साथ वाले तो उन्होंने बोला कि अबे एक लाइन नहीं बोलनी होती है, ठीक है, 3-4 मिनट बोलना होता है। मैंने नहीं, मुझे पता है, मैं बोलूँगा। सर उसके बाद शायद पूरे स्कूल में 8th 9th 10th 11th 12th 5 साल, और मेरे कॉलेज में किरोड़ीमल कॉलेज में 3 साल।
मैं कभी सेकंड नहीं आया। मैं हमेशा जिस डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया मैं हमेशा फर्स्ट आया। तो एक है मतलब जो मेरे को लगता है कि ठीक है, शायद वहाँ से काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि अगर एक चीज़ कर सकते हो तो कर सकते हो, मतलब अगर आप ठान लो तो चीज़ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। हो जाती है। ये आइडिया कहाँ से आया कि मिरर में देख के प्रैक्टिस करना है? क्योंकि बड़ी यंग एज में ये सब। ये सर खुद ही था, बिकॉज ये था ना सर कि दोस्त के सामने करोगे तो वो पहले हंसी उड़ाएगा, ठीक है, तो मैंने कहा कि अपना कॉन्फिडेंस इट्स ए यू वर्सेस यू। आई नो। तो मैंने कहा कि यू वर्सेस यू में मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अगर तुम्हें पसंद आने लगा कि अभी तुम कुछ सही बोल रहे हो, तुम्हारे एक्सप्रेशन सही हैं, तो ठीक है, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे, फील्ड में जाएंगे फिर। तो पहले फायरिंग रेंज पे प्रैक्टिस कर लो सर, आई नो। उसके बाद में कॉम्बैट Operation. एक्सपीरियंस कर लो, ऑपरेशंस कर लो, तो वो था सर। करेक्ट करेक्ट। तो उसके बाद फिर आगे कैसे बढ़े? सर स्कूल में हाँ। स्कूल में अच्छा चला सर। स्कूल में कई सारी चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया, बैडमिंटन खेला, स्कूल टीम में भी था। देन उसके बाद 11th-12th क्लास में सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे सब में पार्टिसिपेट किया सर। इनफैक्ट 9th क्लास में मैं अपने स्कूल की तरफ से नेशनल लेवल डिबेट पार्टिसिपेशन के लिए आंध्रा गया मनुगुरु में, तो नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया 9th क्लास में। फिर 11th क्लास में कृष्णा साइंस क्विज थी सर 12th क्लास में, तो आई वॉज सेकेंड इन नेशनल्स इन दैट ऑल्सो। तो मतलब अच्छा रहा, काफ़ी स्कूल बहुत अच्छा रहा मैं कहूँगा। फिर वहाँ से सर 1 साल का मेरा गैप हुआ, मतलब मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, इंजीनियर थे, तो उनको था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ और मेरे को था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। ओह। ठीक है, मतलब मेरे को थोड़ा सा हिस्ट्री, पॉल साइंस इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड मेरे पास साइंस में बायो और मैथ्स दोनों थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेडिकल की तैयारी करो। तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली चला जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम आगरा जाओ। ठीक है, तो मैं आगरा आया सर सेंट जॉन्स कॉलेज में। बट सेंट जॉन्स कॉलेज में क्या हुआ सर, आगरा में मेरे बहुत सारे लोकल्स रिलेटिव्स भी हैं, हाँ। तो उनके साथ इतना मिलना जुलना हुआ कि मुझे लगा कि यहाँ शायद पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ओह। तो 1 साल मेरा वहाँ ड्रॉप हुआ। ओके। देन आई केम टू दिल्ली और फिर मैंने किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया सर। एंड मैं कहूँगा सर कि किरोड़ीमल कॉलेज ने मुझे एक बहुत अलग एक्सपीरियंस दिया, मतलब एक्सपोजर। वहाँ मैंने एनसीसी ज्वाइन करी, एनसीसी में शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में मैंने सारी चीज़ें करी, मतलब जिस कैंप में मुझे जाना था कि मेरे को इस कैंप में पार्टिसिपेट करना है, उस कैंप में जाने का मौका मिला, सेलेक्ट हुआ। जिस कैंप में भी गया, शायद मैक्सिमम कैंप्स में जो मैंने अटेंड किए उसमें बेस्ट क्रेडिट मिला सर मेरे को। और सेकेंड ईयर में ही मैं कॉलेज का सीनियर हो गया था सर, सीनियर अंडर ऑफिसर बन गया था। थर्ड ईयर भी रहा, कॉलेज फेस्टिवल्स कराए एनसीसी के सर, एनसीसी मैगजीन्स पब्लिश करी, नेशनल लेवल कॉलेज फेस्टिवल्स कराए एनसीसी के, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सर। इनफैक्ट एक चीज़ यहाँ मैं पूछूंगा कौशल के, नॉर्मली उस तरफ के जो लोग हैं जो जहाँ से आप हैं अलीगढ़ से, जनरली दे प्रीफर कि वो आगरा यूनिवर्सिटी, आरबीएस कॉलेज या फिर सेंट जॉन्स कॉलेज, दे आर वेरी फेमस कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से करते हैं। तो आप इतनी आसानी से दिल्ली आ गए? सर आसानी से तो नहीं आया, पूरी 1 साल लगानी पड़ी मेरे को। ठीक है, बिकॉज सेंट जॉन्स कॉलेज सर जैसे आपने बताया कि बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है। आई नो। इनफैक्ट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वहाँ से पास आउट हैं और 1800 कुछ बहुत पुराना कॉलेज है। आप बिल्डिंग वगैरह अभी भी देखेंगे तो इट्स ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग और बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। बट हुआ क्या सर कि जब मैं वहाँ गया तो लोकल जो रिलेटिव्स थे, अब हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, कोई मिल रहा है, तो वो मुझे लगा कि शायद ध्यान पढ़ाई की तरफ ना जाकर बाकी और चीज़ों में एक्स्ट्रा ज़्यादा जा रहा है। तो आई थॉट कि यार या तो 2-3 साल पढ़ाई करके कुछ कैरियर बना लो, Yes. या फिर ज़िंदगी भर आप इसी तरह से घूमेंगे। तो आई टुक ए डिसीजन कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगा। एंड शायद सर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर बहुत डिफरेंट लेवल का है। पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं? पेरेंट्स सर जब फादर ने देखा कि यार 1 साल तो इसने निकाल दिया है एंड ये जाना दिल्ली ही चाहता है, तो ठीक है, फिर उन्होंने फाइनली एग्री कर लिया कि आप चले जाइए। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप आए तो आई थिंक आपका जो फोटे था वो था आपकी एनसीसी। यस सर, कॉलेज में मैंने हाउ दैट हैज़ बीन द एक्सपीरियंस थ्रू आउट सर एज ए अपॉइंटमेंट होल्डर एंड अदरवाइज? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर एस.के. कौशिक हैं, अभी भी सर्विंग हैं सर, मैथ्स के काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं। एंड मेरा और उनका पर्सनल कनेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना, आज तक है इनफैक्ट। तो वो ANO थे सर, जो एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं,
वो कॉलेज के एएनओ थे। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में उन्होंने मेरे को पूरा एनसीसी विंग का चार्ज दे दिया था कि भाई आप डिसीजन लीजिए कि किस तरह से केएम एनसीसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, किस तरह से इसका ग्रोथ होना चाहिए। और मैं कहूँगा सर कि आई एम थैंकफुल कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया मेरे ऊपर। तो मैंने क्या किया सर कि मतलब थोड़ा सा वैसा डिसीजन था मैं मतलब कि मैंने बोला कि मैं 100 से 150 बच्चे लूँगा फर्स्ट ईयर में, और सेकंड थर्ड ईयर को मैंने बोला कि भाई आप अगर जो रेगुलर अटेंडेंस जिसकी होगी, जो परेड में आएगा, जो एक्टिविटीज़ में आएगा, केवल वही हिस्सा बनेगा, बाकी को मैं आउट कर दूँगा। एंड मेरे पास एएनओ सर का सपोर्ट था। उन्होंने बोला था कि आप ANO is what otherwise? सर ही इज़ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। Okay. जो कॉलेज में एनसीसी विंग होती है सर या Okay. यूनिट होती है, उसके इंचार्ज एक उन्हीं कॉलेज में से किसी प्रोफेसर को चुना जाता है सर। एंड उनकी ट्रेनिंग होती है, ओटीए कामटी है सर जो एनसीसी के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है उनकी सर। तो कैप्टन डॉक्टर एस के कौशिक वो एएनओ थे सर। तो उन्होंने बोला कि आप डिसीजन लो। तो मैंने कहा सर मैं जो रेगुलर होगा उसको रखूँगा, बाकी को निकाल दूँगा। तो सर थर्ड ईयर में 4-5 थे जो रखे गए, बाकी सब निकाल दिए गए। तो बड़ा हल्ला मचा कि जूनियर है हमसे, सेकेंड ईयर वाला है और हमको डिक्टेट कर रहा है। तो मैंने कहा सर बात डिक्टेट की नहीं है, इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिट है वो प्रायोरिटी रखती है रेदर देन कोई भी इंडिविजुअल, इर्रेस्पेक्टिव कि वो सीनियर है या जूनियर है। अगर सीनियर नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप अपना कॉलेज पढ़ाई करो या जो भी आप कर रहे हैं वो करिए। तो ये रहा सर। फिर सेकेंड ईयर में मैंने एक कॉलेज फेस्टिवल कराया सर एनसीसी का, केएम कैडेट के नाम से। Okay. तो उसमें गोवा से भी बच्चे आए सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बच्चे आए। तो इट वाज ए नेशनल लेवल फेस्टिवल। फिर हमारी केएम कैडेट मैगजीन पब्लिश होती है सर, उसको पब्लिश कराया गया। स्पॉन्सरशिप लेकर आए सर हम। देन थर्ड ईयर में तो सर काफ़ी कुछ हुआ। थर्ड ईयर में जो कॉलेज प्रेसिडेंट था और हमारा था, वो बिल्कुल वी वर लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। तो बाद में हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी बने। बट जनरली सर केएम कॉलेज में जो रेनेसा करके फेस्टिवल होता है, जो कॉलेज का मेन फेस्टिवल है, वो 14 फेब के आसपास होता है। और मैंने सर कॉलेज जब शुरू हुआ तो थर्ड ईयर में शुरू में ही वो डेट सारी बुक कर ली एनसीसी फेस्ट के लिए। Okay. तो उसके लिए बड़ा हल्ला हो कि नहीं ये तो कॉलेज फेस्ट होता है। मैंने कहा ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, एसओपी तो कहीं है ही नहीं। तो उस टाइम हमने वो फेस्टिवल कराया सर। तो उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, काफ़ी क्लासेस हुए, बट ठीक था सर। प्रोफेसर्स मेरे सपोर्ट में थे। उस टाइम प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर भीमसेन, उन्होंने भी मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर था सर। एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जैसे एकेडमी में होता है सर, कॉलेज कार्डिगन, मतलब कार्डिगन मिलता है आपको, और किसी भी चीज़ में अच्छा करो तो आप ब्लेजर मिलता है। Correct. तो आई गॉट कॉलेज कलर इन फर्स्ट ईयर सर, सेकेंड ईयर आई गॉट कॉलेज कार्डिगन, थर्ड ईयर आई गॉट कॉलेज ब्लेजर। Oh. या तो तीनों साल मेरे को अवार्ड मिला सर। I believe वहीं से आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी गए कैंप करने? हाँ सर। वो कैसा था? थर्ड ईयर में सर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर आईएमए अटैचमेंट कैंप देहरादून। Okay. तो वहाँ गया सर। तो उससे पहले सर मैंने फ़ौज का उस तरह का एक्सपोजर नहीं देखा था। आप एनसीसी कैंप्स में जाते हो तो बट वो कैंप्स कहीं या तो कॉलेज में होते हैं या कॉलेज के आसपास होते हैं, इस तरह की एकेडमी में नहीं होते हैं। एंड वहाँ सभी बच्चे आते हैं और जो एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं। ये पहली बार था जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी गए हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, ड्रिल उस्ताद हैं, WT इंस्ट्रक्टर्स हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम सर कि उस टाइम पे मेजर उत्तम दीक्षित, लेफ्टिनेंट कर्नल उत्तम दीक्षित, सेना मेडल, कारगिल वेटरन थे वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे सर, 2 राजरिफ के। तो वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे सर। उनको देखा तो लगा यार कि हाँ कुछ ऐसा बनना है, यहाँ आना है। तो पहली बार सर मैंने वहाँ सोचा कि ठीक है यार सीडीएस दूंगा और मैं सीडीएस के लिए ट्राई करूँगा। तो वहाँ से फिर हुआ कि जाके फिर मैंने सर सीडीएस रिटन के लिए अपेयर हुआ, फिर होता चला गया सर। अच्छा, किरोड़ी मल्ल वही कॉलेज है जिसमें आई बिलीव शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन? नहीं सर, किरोड़ीमल में अमिताभ बच्चन। बहुत किरोड़ीमल का सर मैं कहूँगा कि जैसे मेरे साथ में हम केमिस्ट्री क्लासेस जब होती थी, तो आज की डेट में आपने सुना होगा अली अब्बास जफ़र है डायरेक्टर, जो सुल्तान और इन सब का। तो हम दोनों ने 3 साल तक क्लासेस एक साथ अटेंड करी हुई हैं सर। क्या या केमिस्ट्री की। अदरवाइज अमिताभ जी हैं, शक्ति कपूर, कुलभूषण खरबंदा, विजय वासवानी, के परिक्रमा ग्रुप, अली अब्बास जाफ़र, बहुत हैं सर। KMC एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही।
तो आपकी लाइफ स्टोरी भी, सॉरी, लव स्टोरी भी वहीं से शुरू हुई, उसकी क्या बैकग्राउंड है? ये आपको कहाँ से पता लगा? तो सर जो मेरी वाइफ है वो दौलत राम कॉलेज में एनसीसी की एसईओ थी और मैं अपने कॉलेज में सीनियर अंडर अफसर था। तो मैंने आपको जो बताया कि मैंने फेस्टिवल कराया था सर, तो थर्ड ईयर में भी कराया था। एंड थर्ड ईयर में जो पोस्टर्स लगे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजेस में उस फेस्टिवल के, तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था कि अगर कोई क्वेरी है या कुछ आपको पूछना है तो कांटेक्ट एसईओ कौशलेंद्र सिंह। तो इसने अपने कॉलेज में देखा कि अच्छा केएमसी में कोई फेस्टिवल हो रहा है एनसीसी फेस्ट, तो उसने बोला कि ठीक है मैं पार्टिसिपेट करने जाऊंगी। इसने मेरा नाम देखा, नाम इतना लंबा था तो आधा ही देखा, कौशल तक देखा। उसने बोला ठीक है वहाँ जाके ही मिल लेंगे। हाँ तो देन सी केम सर टू अटेंड दैट फेस्टिवल एंड वहाँ से हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। ठीक है, हम मिले, बातें हुई एंड नाउ वो मेरे साथ 2002 से हम साथ हैं सर। आई नो, या 2005 में शादी हुई हमारी एंड 2000। गॉड ब्लेस। सब तो आपने एनसीसी का एक्सपोजर लिया, जाना कि आईएमए में जाके कि आर्मी क्या होती है, इंस्पायर हुए किसी को देख के, सर। फिर उसके बाद कैसे यू ऑप्टेड फॉर द आर्मी एंड देन ट्राइड फॉर इट? सर एक तो क्या हुआ कि रिटन दिया थर्ड ईयर में, रिटन क्लियर हो गया। रिटन क्लियर हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि एसएसबी पहली बार में नहीं होता है। इनफैक्ट मैं एक कोचिंग में गया तो उन्होंने बोला कि तेरा नहीं होगा, कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर बहुत तैयारी करी। मतलब मेरी वाइफ ने बताया कि भाई ठीक है, आप जो अपने टॉपिक्स होते हैं सर जिसको बारे में बोलना होता है आपको, कैसे बोल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वी डिस्कस्ड ए लॉट। बड़े सारा डिस्कशन करते रहते थे हम। फिर एसएसबी गया मैं। अच्छा, बाय द टाइम यू गॉट मैरिड? नहीं सर, अच्छा, कॉलेज में हम साथ में थे, Okay. मतलब नेबरिंग कॉलेजेस थे। ओके। तो बड़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी सर। फिर पता लगाया कि अच्छा क्या होता है, क्या सीक्वेंस होता है। जहाँ मैं कोचिंग में गया था उन्होंने भी कुछ बताया था कि भाई ये सीक्वेंस होता है। तो जब मैं पहुँचा सर इलाहाबाद 19 एसएसबी में, तो मैंने देखा यार कि बच्चे तो बहुत तैयारी करके आए हुए हैं। कोई दूसरी बार आया है, कोई चौथी बार आया है, कोई पाँचवीं बार आया है। तो मैंने कहा कि यार तुम्हारा बहुत मुश्किल है। तो पहले दिन होता है सर वो स्क्रीनिंग होती है। आई नो। तो हमने दिया एंड मेरे साथ सर एक हिंदू कॉलेज में मेरा एक दोस्त होता था समित गुलिया, वो भी था। तो मैंने उससे बोला कि समित हमारा तो होगा नहीं, तो अपना बैग वगैरह लेके हम वो निकाल के रखते हैं ना सर, वो कि आप मंगा लेते, हाँ पहले कि, मंगा लेते कि जिसका सिलेक्शन होगा वो वापस चला जाएगा correct. और जिसका नहीं होगा वो वापस अपने घर चला जाएगा, बस में चला जाएगा। बस में चला जाएगा। हाँ। तो मैंने कहा कि हमें तो वापस जाना है। ठीक है, तो हमारा प्लान था कि अब जाएंगे तो इलाहाबाद घूम लेंगे, कुछ कर लेंगे और फिर अगले दिन चले जाएंगे। तो पहले दिन उन्होंने बताया कि भाई आप लोग सेलेक्ट हो गए हो आगे प्रोसेस के लिए। एंड सर मैं ये कहूँगा कि जो मेरा एसएसबी एक्सपीरियंस है, मैं सबको यही बताता हूँ कि बहुत सिंपल है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ आपको अलग से करना है। जो चीज़ें हैं, जो आपसे पूछा जा रहा है, आप उसको ईमानदारी से करिए, अपना 100% दीजिए। बिकॉज जो लोग आपको देख रहे हैं और जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा भी लोग हैं जो आपको जज कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको कब लास्ट डे दिखाई देते हैं। तो आप अपना 100% दीजिए और वो आपको बिल्कुल सही जज करेंगे। बिकॉज कई बार ऐसा हुआ सर कि जो बच्चे थे वहाँ पर साथ वाले, उन्होंने बोला यार कि तुम जिस तरह से बातें करो तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, अगर फिट नहीं है तो नहीं होगा, है ना। एंड दूसरा सर कहीं ये भी था कि मुश्किल है, पहली बार में तो नहीं होगा। जब इंटरव्यू हुआ सर, ब्रिगेडियर खन्नाबाज आई हो, आई स्टिल रिमेंबर। तो जीटीओ टास्क चल रहा था, तो उसी ड्रेस में वो लेके गए, टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स में, कि ये आपका इंटरव्यू है। मैं पहुंचा, सर ने देखा, फिर सर ने बोला यार कि तुम और एक तुम्हारा फ्रेंड है समित गुलिया, तुम हर दिन बाहर चले जाते हो दोपहर में और रात में लेट आते हो, क्या करते हो? हाँ, तो बिकॉज वो गार्ड एंट्री कराता था सर लेट कमर्स की। तो मैंने बोला कि गार्ड ने आपको ये भी बता दिया? तो वो हंसने लगे कि सन मतलब ये फ़ौज है, यहाँ सब कुछ पता लग जाता है और मैं यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ तो मेरे को सारा पता। तो मैंने अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा आईआईटी दिल्ली में क्या टॉपिक था? तो मैंने बताया कि सर भारत में तथाकथित प्रदूषण, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। एंड लगभग आधे घंटे सर हम उसी चीज़ पे बातें करते रहे।
बिल्कुल ऐसे ही हिंदी में जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं। मेरा 45 मिनट में से सर 30 से 40 मिनट इंटरव्यू हिंदी में था। मैंने हिंदी ही बोली और अच्छे आराम से बात करी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम संगम गए? मैंने कहा नहीं सर। ठीक है, कल संडे है, जाके संगम देखना, बहुत अच्छी जगह है। मैंने कहा ठीक है सर। वापस आ गए सर। नेक्स्ट डे संगम की जगह हम मूवी देखने चले गए। गुनाह मूवी आई हुई थी सर, मैं और समेत। अच्छी नहीं लगी। इंटरमिशन में हम बाहर आए, खाना वाना खाया सर, आके सो गए। हमने कहा होना है नहीं, कल चलेंगे तो आराम कर लेते हैं। नेक्स्ट डे सर कॉन्फ्रेंस थी। तो कॉन्फ्रेंस में जब मैं पहुंचा तो सभी पूरा पैनल बैठा हुआ था। पहली बार मैंने देखा कि इतने सारे ऑफिसर्स हैं, सब यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। एंड ब्रिगेडियर खन्ना ने बोला कि हाँ संगम गए? तो मैंने कहा नहीं सर। तो मतलब पहले उनको शायद झटका लगा कि अरे मैंने बताया और ये गया नहीं। तो मैंने कहा नहीं सर। तो बोले फिर कहाँ गए? तो मैंने बताया मैं मूवी गया था। फिर उसके बाद? तो मैंने से उसके बाद हमें अच्छी नहीं लगी मूवी, हम बाहर आ गए इंटरमिशन में। बोले फिर संगम गए? मैंने नहीं। हमने कहा सर हम गए, हम एक रेस्टोरेंट में हमने खाना वाना खाया और आके सो गए। फिर वो हंसने लगे, बोलते अच्छा ठीक है, एनीथिंग एल्स? मैंने नो सर। बोले गो। तो होता ना सर, बाहर आते हैं तो सब वो खड़े होते हैं कैंडिडेट्स, तुमसे क्या पूछा, तुमसे क्या पूछा? तो मैंने बताया कि यार ऐसे ऐसे पूछा। तो सबने बोला कि तेरा तो वैसे ही नहीं होना था, ठीक है, और अब तो 100% नहीं होना तेरा। तो मैंने कहा नहीं होगा, ठीक है। बट सर मैं भी सिलेक्ट हुआ एंड समित गुलिया भी सिलेक्ट हुआ एंड मेरे 2 और फ्रेंड्स हैं, रजत और ब्रह्म। तो हम हुआ सर 100 में से हम 4 का सिलेक्शन हुआ सर। तो क्या क्या चीज़ कौशल आप समझते हो कि क्या एक्चुअली वो देखते हैं? सर मुझे लगता है कि वो आपको देखते हैं। ऑथेंटिसिटी। हाँ, कि क्या आप, बिकॉज 2 इंडिविजुअल सर सेम नहीं हो सकते हैं। मैं आपकी कॉपी नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर कोई टॉपर है, मैं बोलूँ कि इसका सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि इसने 100 तक गिनती 1 सेकंड में गा दी थी, या इसने 100 तक टेबल्स 2 सेकंड में पूरे कर दिए थे, या इसने ये चीज़ें कर दी थी, तो मैं भी ये कर दूंगा, तो मैं आपकी कॉपी करूँगा। ठीक है। तो वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं सर कि उनको पता है, वो ये नेचुरल वो देखते हैं कि अगर आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी तो क्या आप सीख पाएंगे। बाकी यस, शायद ये देखते हैं, हो सकता है कि उनको लगा हो कि एटलीस्ट मैं सच बोल रहा हूँ ना सर, अगर मैं नहीं गया संगम तो भी मैंने सच बताया, मैंने उसे कवर करने की कोशिश नहीं करी कि हाँ सर मैं गया था, मैंने नाव देखी, गंगा जी देखी, वो सारा। ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे लगता है सर कि वो आपको देखते हैं कि बाकी तो सर ट्रेनिंग में आपको सिखाई दिया जाएगा, उनको पता है। मतलब उनको शायद एक ऐसा बंदा चाहिए कि जब वो बैटल फील्ड में जाए तो क्या वो अपने बंदों को उनसे 100% आउटपुट निकाल पाएगा और उनको बचा भी पाएगा और खुद वहाँ खड़ा होगा, लीड कर पाएगा। वही व्हाट यू सेड इज बेसिकली द हाउ ऑथेंटिक यू आर। यस, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, हाँ, और जो ग्राउंड पे करते हो, ग्राउंड पे। तीनों सिंक्रोनाइज हाँ है कि बिल्कुल, तीनों चीज़ें आपकी मिल रही हैं या नहीं मिल रही। और वो आपकी उसने चेक कर ली जब आपको उसने बोला संगम जाओ, सर। और आपने ट्रुथफुली बता दिया कि भाई नहीं गए सर। दैट इज व्हाट। तो उसके बाद फिर एकेडमी पहुंचे होगे? उसके बाद एकेडमी पहुंचा सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ? सर पहुंचा तो लगा कि अब तो बस अफसर बन गए। ठीक है, मतलब क्योंकि सबको लगता है ना, सबको यही लगता है शुरू में यही लगता सर। है। वहाँ पे जो अपना चैटवुड के पीछे फॉलन था सर, एंड वहाँ आपकी कंपनियाँ बांटी जाती हैं। तो मेरे को सेंग्रो कंपनी मिली, जेईओ थे एक निकित बिष्ट सर, वो लेकर गए। तो हमने कहा कि यार बस, उन्होंने बताया कि तुम्हारा केबिन है, ये तुम्हारा केबिन है। हमने कहा क्या, कितना बढ़िया है, केबिन मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो सारी चीज़ें एकदम, अभी तो बहुत ही अच्छा है। फिर धीरे धीरे हमें पता लगा कि नहीं, अभी बहुत चाय और होटल में अभी बहुत गैप है सर। तो पिक्चर बाकी हाँ, काफ़ी पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरू बात हुई है सर। बट शायद सर वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है उस ट्रेनिंग में। अगर वो चीज़ें नहीं कराई जाएंगी या नहीं कराई जाती तो आप बाद में फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करोगे। फौजी नहीं बन सकते। फौजी नहीं बन सकते। मतलब जैसे क्रॉस कंट्री था सर, अब सिविल में मैं कभी क्रॉस कंट्री नहीं दौड़ा था, मतलब सिविलियन था, ठीक है, कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था। करेक्ट। तो मेरे को किसी ने, सीनियर ने बोला कि क्रॉस कंट्री है तुम लोगों की। तो मैंने कहा अच्छा क्या क्या होता है क्रॉस कंट्री में? तो उसने बोला कि दौड़ना है 12 किलोमीटर। तो मैंने कहा अच्छा कितने दिन में दौड़ना है? तो उसे लगा कितने दिन में दौड़ना है? बोलता अबे
सुबह तुम्हारा गो होगा वहाँ से अपना जो निजाम वाला सर ग्राउंड था कि वहाँ से गो होगा और ख़त्म करके आना है। तो मैंने कहा 12 किलोमीटर एक साथ ख़त्म करके आना है, ठीक है। तो हाँ, तो उसने वो हंसने लगा है, बोलता भाई यार ये देखो ये एक और नमूना आ गया है। मतलब तो मैंने कहा कि लेकिन 12 किलोमीटर दौड़ना क्यों है? मैंने कहा 4-4 किलोमीटर दौड़ लो, 2-2 किलोमीटर दौड़ लो, ठीक है, 5-6 दिन में बाहर। तो मेरा तो वो था कि मतलब इतना क्यों दौड़ना है? तो मतलब उन्होंने खूब हंसे प्रदीप सर, बोले यार मतलब बोले तुझे पता ही नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं कॉलेज में इतना दौड़ा ही नहीं कभी। तो बोले नहीं भाई ऐसे होगा। एंड सर उन्होंने 1-2 दिन प्रैक्टिस कराई एंड मुझे हमेशा लगता था लॉजिक क्या है यार, क्यों दौड़ना है, क्यों, मतलब इसका ट्रेनिंग का क्या कनेक्ट है? बट दौड़ा सर, मतलब आई केम 13th इन अकेडमी, बट एक्सपीरियंस है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं सर। मतलब अब वो बोलता है कि लिफ्ट अप योर बाइक, तो पहले मुझे लगा कि क्यों उठानी है, मतलब साइकिल जो होती है सर, ठीक है, इसे माले की तरह पहन लो। मैंने कहा अबे इसे गले में क्यों डालना है, ठीक है। तो शुरू में बड़े डाउट्स होते हैं ना सर। मेरा एक कोर्समेट था, तो सीएसएम ने बोला कि ओके सिट डाउन, तो चेयर रखी हुई थी सर, उसने चेयर उठाई सीएसएम के पास वाली और बैठ गया। ठीक है, तो सीएसएम बोलता वहाँ पे ये देखो। ठीक है, बिकॉज उसको तो हॉन्चेस पे बैठाना था सर हमें पनिश करने के लिए। तो बट गुड सर, मतलब बड़ी एकेडमी इज डिफरेंट। तो ड्रिल उस्ताद हैं सर, आप कितना भी तैयार होकर चले जाइए, आपकी ड्रेस में हमेशा गलती निकलेगी, बिल्कुल है ना। आप डीएसटी के ले जाते हैं, कितने सर 2-2 दिन तक तैयारी करते हो आप, पूरी ड्रेस को प्रेस कराते हो, शूज़ वो करते हो, सब कुछ करते हो, हेयर कट लेते हो, एंड जब वो ड्रिल उस्ताद खड़ा करते हैं तो वो आपको 1 मिनट में बता देगा नहीं आउट। आपको लगता है यार ये तो टेस्ट से पहले ही आउट हो गया मैं, मतलब ड्रिल तो करा ही नहीं, केवल ड्रेस इंस्पेक्शन में ही आउट हो गया। बट सर आप ये देखिए कि शायद वो लाइफ के ना लेसन्स हैं जो वहाँ सिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बस जब आप असली ज़िंदगी में आते हो तो ज़िंदगी फेयर नहीं है, लाइफ इज़ नॉट फेयर। आई नो, या आई नो। आप सिविल में हैं या मिलिट्री में हैं, हर बार आप जैसे चाहेंगे वैसे नहीं होगा। हर बार अगर आप तैयारी करके किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो वो शायद वही बताया जा रहा था हमको कि भाई ठीक है, तुमने 2 दिन लगे, 1 हफ्ते से आप तैयारी कर रहे हो, बट अभी भी कुछ चीज़ है जो बची हुई है, मिसिंग है। इनफैक्ट कौशल, आपने जो एक बात बोली ना कि जब केबिन मिल गया तो हमें लगा कि भाई Yeah. अरे चलो केबिन मिल गया। इनफैक्ट इफ आई शेयर माय दिस थिंग एक्सपीरियंस, हम तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स गए थे, हाँ। तो वहाँ जाते ही कुछ लोगों के ऐसे फंडामेंटल डाउट्स थे कि भाई अब तो यहाँ आएंगे और गाड़ी भी मिलेगी, Yes. साथ में एक ऑर्डली भी मिलेगा और अफसर बन गए अब तो। बिल्कुल सर। बस जब दूसरे दिन से जब फ्रंट रोल शुरू हुआ तो 2-4 लोग छोड़ के भाग गए। वही होता है ना सर कि लोगों को बड़ा झटका लगता है, बट बहुत है सर। मतलब WTO में आप जाइए, वेपन ट्रेनिंग में, तो वेपन ट्रेनिंग अगेन आपको लगता है कि यार ट्रेनिंग तो हो ही नहीं रही है, केवल रगड़ा लगा रहे हैं। सुबह से सर शुरू किया, आपको नाले में डाल दिया, कीचड़ में डाल दिया, ठीक है उठो, चलो बैंड हो जाओ, चलो उस पेड़ को टच करके आओ, उसके चक्कर लगा के आओ। तो शुरू में तो लगता है कि हथियार कहाँ है यार, हथियार ट्रेनिंग कहाँ है पहले तो बट 1-2 दिन तक आपका वही चल रहा है, उसके बाद आपको शुरू कराया जा रहा है। बट अभी लगता है सर कि सही ज़रूरी है वो सब चीज़ें। दैट इज टू ब्रिंग इन डिसिप्लिन बेसिकली। बिल्कुल, थोड़ी सी गलती वो Yes. कुछ ना कुछ पनिशमेंट। बिल्कुल। बट आई बिलीव डीएसटी का आपने नाम लिया, आप तो पहली बार में पास हो गए। हाँ सर। ऐसा कैसे हुआ? सर एनसीसी और- थी। हाँ। तो हुआ क्या सर कि जो गुरुंग साहब थे, सूबेदार थापा साहब थे जीआर के, जो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते थे कंपनी के मेन। देन एक राजकुमार साहब थे सर, एक पंकज साहब थे बिहार के, राजकुमार साहब बिहार के थे। तो राजकुमार साहब उस टाइम में एनसीओ होते थे सर, हवलदार थे, और थापा साहब जेसीओ थे। तो थापा साहब ने देखा कि अच्छा ठीक है, मेरी ड्रिल अच्छी है, एनसीसी से आया था सर, मतलब तो वहाँ पे बेसिक ड्रिल वगैरह करी थी। तो जब मैं गया सर फर्स्ट अटैम्प्ट डीएसटी, तो ये था कि सीनियर्स ने बोला था कि बहुत मुश्किल है कि तुम में से कोई भी फर्स्ट अटैम्प्ट पास कर पाए, बिकॉज डीएसटी पास करना इज़ ए बिग थिंग। वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट? हाँ, वो भी पहली बार में आपने डीएसटी टेस्ट पास कर दिया तो बड़ा ही हुआ है, क्योंकि उसके बाद आप बाहर जा सकते हो, आई में से बाहर जा सकते हो, संडे को लिबर्टी मिलेगी, आप देहरादून जा सकते हो। तो मैंने ड्रेस इंस्पेक्शन पास हो हुआ सर। उसके बाद वो जो गो होता है
की कमांड मिलती है और आप मार्च करके एडजुटेंट के सामने जाते हैं। मैं गया, असिस्टेंट एडजुटेंट वाज देयर सर, आई थिंक गोरखा राइफल्स के। तो मैं पहुंचा, जैसे ही मैंने थंब मारा एंड पता नहीं क्या हुआ सर, एडजुटेंट टोल की ब्रेक ऑफ। तो मैं वहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं सर कि आप पूछो कि क्या हुआ, मतलब वो तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि है ना। तो मैंने लेफ्ट लिया और ब्रेक ऑफ हुआ। थापा साहब के पीछे से आवाज़ आती है थंब, एंड थापा सर साहब बात कर रहे हैं एडजुटेंट से, एडजुटेंट से गोरखाली में, बिकॉज वो दोनों गोरखे और वो थे। तो गोरखाली में बात करें कि नहीं कि ये जीसी बहुत अच्छा है, पूरी ड्रिल देखो इसकी, ठीक है, कि मैंने खुद देखा है, मेरा जीसी है और आप इसकी ड्रिल देखिए, ऐसे कैसे आपने ब्रेक कर दिया। फिर मेरे को दोबारा बुलाया गया सर, पूरा प्रोसेस दोबारा कराया गया एंड देन ही टोल के ओके पास। ठीक है, और मैं पहला कैडेट था सर पूरी एकेडमी में जिसने पास करी। फिर पूरे मेरे कोर्स को उसका डेमो दिया गया मेरा कि भाई देखो ये भी आपके बीच में से है एंड इसने इस तरह से किया, तो आप भी कर सकते हो। Hats off to थापा साहब। अरे नहीं बिल्कुल who सर, took a stand for his GC। बिल्कुल सर, मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं जहाँ पे भी गया, आउट ऑफ 100 मैं कहूँगा कि 90% प्लस सीनियर्स बहुत अच्छे मिले। हाँ, मुझे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले। थापा साहब थे, राजकुमार साहब थे, देन जो सीनियर अंडर अफसर था मेरा उस टाइम फर्स्ट टाइम में सर, प्रदीप सर, वो बिकॉज नेक्स्ट डे क्या हुआ सर कि ही टोल कि आप लिबर्टी चले जाओ देहरादून। एंड तब तक सर वो लिबर्टी स्लिप आती नहीं, जो पास बन के आता था, वो नहीं आए थे। तो उसने मैं बोला कि तू चला जा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ही साइन करता हूँ। तो उसने एक पेपर पे लिख के दे दिया सर। मैं चला गया और वहाँ पे सर किसी दूसरी कंपनी के एक गार्ड्स के जेसीओ साहब थे, ड्रिल इंस्ट्रक्टर, वो घूम रहे थे। जरूर पकड़े, उन्होंने पहचान लिया। हाँ। ठीक है, पहचान, मतलब आप मुफ्ती हो उसमें हो। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट नंबर। मैंने हाँ। बोला तू क्या कर रहा है? तो मतलब उनकी आंखें एकदम खुश हो गई कि आई शिकार पकड़ा गया। तो मैंने बोला कि साहब मैंने कल डीएसटी पास करी है और मेरे एसईओ ने बोला कि लिबर्टी मेरी बनती है, तो मैं आ गया हूँ लिबर्टी घूमने। बोलता नहीं किसी फर्स्ट नंबर ने पास नहीं करी, मुझे पता है। वो एसीसी में इंस्ट्रक्टर थे जब। तो उन्होंने बोला कि चलो अपनी आई स्लिप निकालो और कल एडजुटेंट से मिलने आ जाना। तो मैंने आई स्लिप दी, मैं आ गया। मैंने प्रदीप सर को बोला, मैंने सर ये क्या है यार, आपकी वजह से मतलब साला मैं सॉर्ट आउट हो गया। तो उसने बोला कि चिंता मत कर, मैं आऊँगा। एंड जब मैं गया सर एडजुटेंट के पास, तो ही वाज स्टैंडिंग देयर एसईओ एंड ही टोल्ड कि नहीं सर मैंने साइन कराया और इसका बनता है, ही डिजर्व्स, मतलब एंड अगर पनिशमेंट आप दे रहे हो तो इसको क्यों दे रहे हो, फिर तो मेरे को दो, मैंने भेजा इसको। तो एडजुटेंट ने बोला गो। तो यूनिक या कहानी कहना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या फिर ऑप्ट क्या किया, मतलब कैसे कहाँ पहुँचे फिर? सर आई ऑप्टेड फॉर राजरिफ बिकॉज वाई राजरिफ? हाँ, एकेडमी में सर आप इंस्पायर होते हो अपने प्लाटून कमांडर से, डीएस से, या जो डीएस पूरी एकेडमी में ऐसे होते हैं ना सर कि आपको लगता है यार कि ये बड़े अच्छे डीएस हैं। तो मेरा सर एक प्लाटून कमांडर थे अभी कर्नल सर्वेश यादव, और एक दूसरी कंपनी में, अलामीन कंपनी में, जो मेरी बटालियन की ही कंपनी थी, उसमें प्लाटून कमांडर होते थे कर्नल राजेश सिंह, शौर्य चक्र, सेना मेडल, दोनों राजरिफ के थे सर। और इन दोनों का जो बिहेवियर था और वो सारी चीज़ें थी। फिर उससे पहले मैं जब आई में अटैचमेंट आया था सर, तब उत्तम दीक्षित सर मिले थे, अगेन टू राजरिफ। तो मेरे को था कि यार राजरिफ एक तो कि बड़ी अच्छी रेजिमेंट है। फिर सर थोड़ा बहुत वहाँ देवी सिंह राठौर साहब थे, 11 राजरिफ वाले, जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, तो शायद मैक्सिमम ऑफिसर्स उनको जानते हैं सर, तो उनका एक अलग ऑरा था। तो मैंने कहा यार बड़े अच्छे। एंड राठौर साहब बताते रहते थे कि 2 राजरिफ का, 4 राजरिफ का, 6 राजरिफ का, पुरानी की इतनी सबसे पुरानी रेजिमेंट है। फिर वो क्रॉस बेल्ट बड़ी अच्छी लगती थी मेरे को। देन मुझे था सर कि ब्रासो नहीं करना है, ठीक है, तो राइफल्स में सर ब्लैक स्टार होते हैं। तो मैंने कहा यार राजरिफ ऑप्ट करूँगा। तो आई ऑप्टेड फॉर राजरिफ सर। आई ऑप्टेड फॉर 11 राजरिफ, बट आई गॉट 19 राजरिफ सर। तो वैकेंसी का जैसे भी, ये कुछ छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से आप इंस्पायर हो जाते हो या अट्रैक्ट हो जाते हो। यस बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि ब्रासो नहीं करना पड़ेगा। ब्रासो नहीं करना है, वो उस टाइम आपको लगता है कि शायद क्रॉस बेल्ट वगैरह आप ऐसे ही घूमेंगे ऑफिसर बन के, ठीक है। तो वो क्रॉस बेल्ट है, देन बहुत पुरानी रेजिमेंट है, जो 2-3 ऑफिसर्स मेरा वैसा इंटरेक्शन हुआ है, मैंने देखे, तो मेरे को लगा। देन एक 11 राजरिफ के
सुरेश सर होते थे, नाउ आई थिंक ही इज मेजर जनरल सौर चक्रा बार, तो उनका मैंने कई जगह पर आर्टिकल्स पढ़े थे सर। ओके। तो उनके ऑपरेशंस के पहला सौर चक्रा जब मिला, फिर दूसरा सौर चक्रा जब मिला, तो मुझे लगता था यार कि बहुत अच्छी रेजिमेंट है, इसमें जाऊँगा। ट्रूप्स मेरे जैसे हैं सर, जाट हैं, राजपूत ट्रूप्स हैं, तो मेरे को लगता था कि ठीक है, इतना पुराना रेजिमेंट है, राइफल्स हैं, ब्लैक स्टार्स हैं, यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है, तो आई ऑप्टेड फॉर राजरिफ। तो जब आपने ज्वाइन किया होगा आफ्टर ए मंथ और सो, ब्रेक जो मिलता है, वहाँ फिर कैसे शुरुआत हुई आपकी एज ए सोल्जर फर्स्ट इन द सर उसमें सर बिल्कुल वही फीलिंग हुई थी जो एकेडमी वाली होती है, डे वन। आपको लगता है अब तो आप अफसर बन गए। करेक्ट। तो आप आते हो यूनिट में जब आप पहुंचते हो तो आपको बोला जाता है कि आप डेल्टा कंपनी में इस प्लाटून में अटैच हैं। तो आपको लगता है अरे मैं तो अफसर हूँ, अफसर में इसमें जाना चाहिए था। फिर बताया जाता है कि नहीं, अभी आप अफसर नहीं हो, अभी आपको पहले लाइन अटैचमेंट करना है, पहले बंदों के साथ रहना है, उनका सीखना है। तो मैंने अटैचमेंट किया सर डेल्टा कंपनी के साथ, राजपूत कंपनी थी। ओके। तो हमारे यहाँ क्या था सर कि पहले आपको थोड़े दिन राइफलमैन का काम करना है, नेचुरली। फिर आप एक एग्ज़ाम देंगे राइफलमैन टू लांस नायक वाला, फिर अच्छा। आपको लांस नायक बनाया जाएगा। ओके। उसकी ड्यूटीज़ करनी है, फिर आपको ओके। लांस नायक से नायक की ड्यूटी करनी है, ओह। नायक से फिर आपको हवलदार की ड्यूटी करनी है सर, फिर CSM की ड्यूटी करनी है, फिर नायब सूबेदार और सूबेदार आप सीनियर जैसे बनेंगे। ओह। उसके बाद आप मैस में आएंगे। ओह। तो वो 3 महीने के आसपास में आपको लाइन अटैचमेंट होता है, बट बड़ा ही अच्छा टाइम होता है सर। आई नो। मतलब आप बंदों के साथ रहते हो, रात में ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं कोर्ट में बैठकर, तो आपको सब कुछ पता लग जाता है करेक्ट। कि ग्राउंड पे कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, किस तरह का रूटीन है बंदे का, कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ कैसे होता है। और 19 राजदीप सर अगेन अपने आप में एक बहुत ही अलग यूनिट है। 3 ओलंपियन है सर 19 राजदीप से। आई नो। हाँ, बजरंग लाल ठक्कर साहब हैं, नरेंद्र साहब हैं, और अभी दीपक पुनिया ओके। ऑलरेडी। और किस चीज़ में ओलंपियन थे ये? सर नरेंद्र साहब थे 4x400 मीटर में, बार्सिलोना ओलंपिक गए थे। देन बजरंग लाल ठक्कर साहब थे सर रोइंग में, ओके। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट गोल्ड इन एशियन गेम्स इन रोइंग सर। ओके। आपने फोटोग्राफ देखा होगा सर, उनके हाथ में गोल्ड मेडल है और रोइंग उस पर बैठे हुए हैं। अभी वो इंडियन टीम के कोच हैं। अच्छा। और पुनिया साहब सर रेसलिंग में है। ओके। पुनिया साहब वाज 5th इन पेरिस ओलंपिक सर। ओके, वेरी नाइस। वो हैं। देन पहला जो अशोक चक्रा था सर राजपुताना राइफल रेजिमेंट का, वो 19 राजरिफ के कैप्टन उमेद सिंह मेहरा सर थे सर, उनको मिला था 1971 में नागालैंड में सर। ओके ओके। तो बहुत पुरानी यूनिट है सर, श्रीलंका में थे, वी गॉट वीर चक्रा देयर। आपकी जर्नी फिर कैसे रही उसमें, राजरिफ में कुछ? फिर तो जैसे मैंने बताया सर कि 19 राजरिफ इज अगेन हैविंग ए ट्रेडिशन ऑफ एथलेटिक्स एंड क्रॉस कंट्री। अच्छा। कि क्रॉस कंट्री टीम्स बहुत अच्छी होती थी। ओके। एंड था कि 12 बार राजरिफ का जो रेजिमेंट बैनर है वो उठाया हुआ है 19 राजरिफ ने, 12-13 बार। ओके। तो CO थे कर्नल शेखावत, लेटर ऑन मेजर जनरल शेखावत। तो उन्होंने बोला कि क्रॉस कंट्री आने वाली है एंड यू विल बी रनिंग क्रॉस कंट्री, बिकॉज एक ऑफिसर को दौड़ना कंपलसरी होता है सर। ओके। एंड यू वर द यंगेस्ट? हाँ, और यंगेस्ट जो होता है वही दौड़ता है सर। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं पहुंचा सर मॉर्निंग में अगले दिन, तो वहाँ क्रॉस कंट्री टीम खड़ी हुई है। दीवान साहब होते थे सर एक, ही वाज एशियन गेम्स पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो वो कोच थे उस टाइम समय, सूबेदार दीवान। और उन्होंने देखा मेरी तरफ, बाकियों ने भी देखा, तो उन्होंने देखा यार पतला सा छोटा सा एक बंदा है, ठीक है। तो दीवान साहब बोलते हैं साहब दौड़ लोगे? तो पहले तो मुझे लगा यार ये क्या क्वेश्चन है दौड़ लोगे। मैंने कहा एकेडमी में मैं दौड़ ही रहा था मैं। हाँ दौड़ लूँगा। तो बोले ठीक है, आज आपका पहला दिन है तो हम वार्म अप करके आएंगे। तो नारायणा में यूनिट थी सर दिल्ली में। हम वहाँ से निकले नारायणा से, हम आए सर पालम एयरपोर्ट। पालम एयरपोर्ट से हमने टर्न लिया, और ये रिंग रोड उस समय इतनी बिजी नहीं होती थी 2004 में, सुबह 5 बजे सर। वहाँ से हम पहुँचे सर धौला कुआँ से, और मैं दौड़ रहा हूँ। मैंने कहा यार एकेडमी में क्रॉस कंट्री होती थी 12 किलोमीटर, ठीक है, ये ऑलरेडी 20-22 किलोमीटर हो चुके हैं। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा कौशलेंद्र तुम तो ऑफिसर बनने थे, ठीक है, तो मैं लग रहा था कि अभी शायद चीज़ें थोड़ी सी सेटल हो जाएंगी। मैंने कहा ये तो और घिस देंगे मेरे को। तो सर उन्होंने पहले दिन दौड़ाया 20-25 किलोमीटर। माय गॉड।
मतलब दौड़ के जब पहुँचे तो बोलते हैं कि आप दौड़ लोगे, ओह, आप दौड़ लोगे, ठीक है। एंड बट सर आप ये देखिए कि दीवान साहब एक हफ्ते बाद फिर वो मेरे को चेक करते थे कि मैं ऑफिस में तो नहीं हूँ, क्योंकि सुबह शाम वो मेरे को दौड़ा रहे हैं। फिर वो बताते थे कि आपको जाके ये खाना खाना है, ये चीज़ करनी है, इस समय रेस्ट लेना है, आपको ये पानी इतना पीना है, ये ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग करवाना, वो सारा चीज़ है ना। तो क्या होता है कि कोच बोलो या आप सीनियर बोलो, ठीक है, वो फिर आप में इंटरेस्ट लेने लगता है अगर Correct. आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो। करेक्ट करेक्ट। एंड जब क्रॉस कंट्री हुई सर तो 120 लोग दौड़े, मतलब ऑफिसर्स एंड जवान मिला के। एंड आई वाज 45th और 46th आउट ऑफ 120। मेरी ही टीम के सर 2 लड़के मेरे से पीछे थे ओके। एंड आई वाज फर्स्ट इन ऑफिसर्स। Okay. दीवान साहब वाज वेरी हैप्पी कि साहब बहुत अच्छा दौड़े आप। तो ये विद इन द यूनिटी था? डिप की थी सर, डिप का? डिप की क्रॉस कंट्री, डिप का क्रॉस उसके लिए थे। तो पूरी डिवीजन की सभी टीमें आती हैं सर उसमें। तो आपने बोला नरैना में थी, तो ये दिल्ली कैंट में कौन सी होती है? सर ये फिर उसका ऑर्बिट आ जाएगा। अच्छा। तो तो और कोई यादें उसकी जब राजरीफ की वो और भी फायरिंग का होगा कुछ? होगा? सर फायरिंग का है सर, बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ सर कि फायरिंग टीम में मेरे को बांटा गया। सर ने बोला, सीओ ने, कि फायरिंग कंपटीशन है और मैं चाहता हूं कि आप पूरी फायरिंग टीम तैयार करो। हुआ क्या था सर कि इंसास राइफल्स तब नई नई आई थी, उससे पुराना जो कंपटीशन हुआ था उससे पहले यूनिट फील्ड से आई थी दिल्ली, और उससे पहले जो पीस में थी वहाँ पर 7.62 से होता था ARA कंपटीशन सर। तो ये पहली बार इंसास से कंपटीशन होना था बंदों के लिए। तो लोग बाग बड़े अप्रेंसिव थे कि कैसे होगा, वेपन में काफ़ी रुकावटें आ रही थी, काफ़ी टूट फूट हो रही थी। तो मैं सर सबको लेके गया, पहले फैज़ाबाद डोगरा सेंटर, वहाँ पे प्रैक्टिस कराई। फिर पता लगा सर कि कंपटीशन होना है हिसार के पास भोजराज रेंज पे। तो मैं सर वहाँ पे रहता था हर साल 3 से 4 महीने, पूरा एमुनिशन ट्रेनिंग लेके जाता था सर। एंड इनफैक्ट मैक्सिमम जितने हथियार होते थे जो फिट फॉर फायर होते थे, वो सारी राइफ़ल, सारी LMG, सारे स्नाइपर, सब पिस्टल्स लेके जाते थे हम। सुबह से हम फायर शुरू करते थे फर्स्ट लाइट से, रात का 11-12 बजे तक हम फायर करते थे सर। रेंज पे ही खाना आना, रेंज पे ब्रेकफास्ट करना। तो जब पहली बार हमने सर ट्रॉफ़ी जीती, तो उससे पहले हमने 4 महीने सर मेरा ये था कि एक एक राउंड में जाके चेक करूँगा हर बंदे का, और पूरा मैं एंट्री करता था, ग्राफ बनाता था। फिर लोगों ने बोला कि नहीं सर इसने पहले एक्सपीरियंस लिया। मैंने कहा ठीक है, एक्सपीरियंस है, वो सिखाएगा, बट अगर टारगेट पर राउंड नहीं आ रहा है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टीम में वही बंदा आएगा जो टॉप 8 में होगा, टॉप उसमें, बिल्कुल। एंड पहली बार हमने जीता सर, उसके बाद दूसरी बार हमने जीता डिवीज़न का, फिर हमने रेजिमेंट का भी जीता सर। एंड तीसरी बार ये हुआ कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया था टीम के ऊपर कि जब भी मैचेस होते थे तो मैं जाता ही नहीं था। मैं अपना आराम से सर पीछे बैठ के चाय पीता था, या जो बाकी ऑफिसर्स होते थे उनसे बातें कर रहा होता था। एंड बोलते थे कि तेरा टीम का मैच है, तो बोलता था सर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं चला जाऊँगा, अदरवाइज मुझे पता है कि हम फर्स्ट आएंगे। एंड मैंने बंदों को बता रखा था कि तुम्हें ये टेंशन नहीं लेनी है कि साहब दूसरा फायरर अच्छा है, वो अच्छा है, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तुम अगर 6 बंदों की टीम है राइफ़ल की, तो तुम ही में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आने चाहिए, जो अगला है 7th। एंड तीसरी साल सर जो कंपटीशन हुआ उसमें जो सेकंड टीम थी वो हमसे 450 या 550 पॉइंट पीछे थी सर। ओके। या रियली क्रेडिटेबल। हाँ, मतलब उनमें भी आपस में टीम्स में ही हो गया था कि भाई 19 को तो तुम छू नहीं सकते हो, ठीक है, तो सेकंड से शुरू कर लो। इनफैक्ट एक मैच था सर कार्बाइन का, तो उन्होंने मैच जैसे ही शुरू होने वाला था तो रोक लिया कि नहीं हम इनके वेपन्स चेक करेंगे 19 वालों के। तो मैंने सर चेक कर लो, और अगर आपको एक भी वेपन में आपको ये लगे कि इन्होंने कुछ चटकी मारी है या कुछ इम्प्रूवमेंट किया है जिससे इनका फायर बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने सर मेरी पूरी इस टीम को डिस्क्वालीफाई कर देना। मैंने कहा बट उसके बाद में भी मैं फर्स्ट आऊँगा, बिकॉज ये मैच 450 पॉइंट का है, मैं ऑलरेडी 500 पॉइंट की लीड के साथ आगे चल रहा हूँ। तो अगर मुझे इसमें 0 भी मिल जाएंगे और दूसरी टीम को 450 भी मिल जाएंगे, तब भी मैं 50 पॉइंट से फर्स्ट आ जाऊँगा बाकी इवेंट्स में। हाँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरी इतना वो था सर। सो द इवेंट्स मस्ट बी द फायरिंग एंड अदर थिंग्स आल्सो। सर उसमें 6 इवेंट होते हैं। एक राइफल का मैच होता है, एक LMG का मैच होता है, एक इंसास ये अपना स्नाइपर का मैच होता है, देन एक पिस्टल का होता है सर, एक
ये मिक्स होता है सर, जिसमें वो रूबी, टारगेट एंड जो मिलिटेंट्स वाला होता है ना कि आपका गलत नहीं जाना चाहिए, मूविंग टारगेट। हाँ, और एक कार्बाइन का मैच होता है, तो 6 मैचेस होते हैं उसमें। ओके ओके ओके। सो कौशल, ये आपने बात की क्रॉस कंट्री की, आपने बात की फायरिंग की, और ये सब जो है ना ट्रुप्स के गेम हैं, मतलब इट हैज़ टू बी जॉइंट एफर्ट। बिल्कुल ये नहीं है इंडिविजुअल कुछ नहीं। बिल्कुल। सो इन इवेंट्स में सक्सेस करने के लिए आप क्या सोचते हो कि क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए इंडिविजुअल्स की, मतलब क्या एक ऐसी चीज़ चाहिए जो बंदे, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली आर्मी में, इवन लाइफ में भी सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या ऐसी क्वालिटी चाहिए जो इस तरह की इवेंट जहाँ जॉइंट एफर्ट होता है? सर मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी टीम के साथ हैं तो पहली बात तो आपको उस टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सीनियर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। जब मैं फायरिंग टीम गया सर, तो नरपत साहब वाजदा JCO जो AMU में भी रहे एंड हमारे कोच वगैरह होते थे, कोच थे, तो वो बताते थे। एंड जब मैंने शुरू करी सर फायरिंग, बिकॉज ऑफिसर को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, तो जैसे उन्होंने बताया कि सब ईंट पकड़ के खड़े हो जाओ, ठीक है, बैंड रहो थोड़ी देर, ये सारी प्रैक्टिसेस करो, भाग के जाइए, ये करके आओ, तो मैं फॉलो करता था। पहले साल जो उन्होंने बोला मैंने आंख बंद करके फॉलो किया। मतलब मैंने कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि नहीं साहब आप मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो या ये चीज़ें इतनी बार करा रहे हो, बिकॉज मुझे पता था कि जो उनका एक्सपीरियंस है 20, 25, 30 साल का, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। एंड अगर मुझे उनसे सीखना है तो मुझे रिसीविंग एंड पर आना होगा। बिल्कुल। मैं अपनी ईगो के साथ या ये दिखाकर कि मैं सीनियर हूँ उससे सीख नहीं सकता हूँ। हो सकता है वो मेरे को मना कर देंगे या नहीं कराएंगे, बट शायद मैं कभी सीख नहीं पाऊँगा और उस टीम का हिस्सा नहीं बन पाऊँगा, वो टीम अलग हो जाएगी। तो मुझे लगता है सर कि एक तो आपको उस टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि सर सुबह 5 बजे अगर फायर शुरू होता था तो मैं वहीं रेंज पे होता था, एंड हम सब मिलके एक साथ फायर करते थे सर, एक साथ वहीं बैठ के खाना खाते थे, एक साथ सारी जो चीज़ें होती थी सबके लिए एक जैसी थी। जो खाना मेरे लिए आ रहा है वही सबके लिए आ रहा है सर। आपस में मैचेस लगाते थे, अगर मैं हार गया तो मैं जलेबी खिलाऊंगा, अगर वो हार गए तो वो जलेबी खिलाएंगे। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सर। दूसरा, एक दूसरे की कमज़ोरी आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है मेरे अंदर ये कमी है तो मुझे इम्प्रूव करना है, उसके अंदर ये कमी है तो उसको भी ये इम्प्रूव करना है, और उसके अंदर अगर ये अच्छी चीज़ है तो उससे ये पता होता था सर कि इसको नंबर 1 पे भेजना है, क्योंकि ये शुरुआत का प्रेशर अगर जो होता है कुछ इसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। ये 1 पे भेजो या 6 पे सेम परफॉर्मेंस देगा। तो कई सारे ऐसे होते हैं सर, अगर आपने नंबर 1 पे भेज दिया तो वो झिझक जाएंगे, तो इसको नंबर 2 पे भेजना है या बाद में भेजना है। तो वो टीम के साथ बॉन्डिंग होना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसमें डिफरेंस कर दिया, आपने अपने आप को अलग करने की कोशिश करी, तब टीम कोहेसिव यूनिट नहीं बनेगी। सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आप जो बोल रहे हैं कि एक तो टीम स्पिरिट होना चाहिए और दूसरा लीडरशिप। बिल्कुल, लीडर को पता होना चाहिए कि किसकी क्या वीकनेस और किसके क्या स्ट्रांग पॉइंट है, उनको कहाँ फिट करना है। या आई एग्री विद यू। एंड विल टू लर्न होना चाहिए सर। अगर आपको जूनियर भी है, अगर वो अच्छा है आपसे सिखाने, तो आप सीखिए। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिल्कुल सर, आप किसी से भी सीख सकते हो। मतलब मुझे ये लगता है सर, यू कैन लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम एनीवन एंड एनी टाइम इन द लाइफ। करेक्ट, बिल्कुल, टाइम की तो सर कोई वो है। यस, मतलब इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, देयर इज नो एज लिमिट फॉर दैट। या कौशल, ये 19 राजरिफ इन्फेंट्री की बटालियन है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके कहीं फील्ड में न गए हो और ऑपरेशन में नहीं गए हो, तो क्या कुछ मौका मिला इसमें कहीं? सर वहाँ से हम लोग गए पुंछ पे। अच्छा, तो एकदम बॉर्डर पे, हाँ, एलसी पे था सर। वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ। बहुत ही अच्छा था, और मैं जूनियर मोस्ट कंपनी कमांडर था अपनी यूनिट का। अच्छा, कंपनी कमांडर बन चुके थे? हाँ, मेरे को CO ने कंपनी कमांडर बना रखा था सर। गुड। 2.5 साल की नौकरी थी। अफसर होते ही नहीं थे। ओके। तो मतलब मैं था सर 2.5 साल वाला, और बाकी सब 10 साल से ऊपर वाले थे। वही मैं 10 वाला तो ये जो 3-4 थे, 2 तो ऐसे थे सर जो नीचे स्पेयर ऑफिसर थे, और एडजुटेंट और वैसे बना रखे थे। तो वी विल नॉट। तो सर मैं जूनियर मोस्ट कंपनी कमांडर था, और KDL कंपनी कमांड कर रहा था मैं, की डिफेंसिव लोकेलिटी जो होती है। तो काफ़ी विजिट्स वगैरह भी होती थी, और सामने LC थी सर, बिल्कुल गुत्रियाँ कंपनी होती थी। और LC पे आपको पता होगा सर डायनेमिक्स बहुत अलग हैं। आई नो कि इन्फिल्ट्रेशन भी है, LC फेंस भी है। मेरे पास में सर LC भी थी, LC फेंस भी थी, और आगे पीछे का इलाका भी था।
तो बड़े एंड कुछ जगह पे पाकिस्तानी पोस्ट 80 मीटर पे भी थी। एक बंकर था सर उनका और हमारा, तो आपस में केवल 80 मीटर का अंतर था। आप आपस में एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वहाँ का अलग एक्सपीरियंस था सर। कोई ऑपरेशन और सर वहाँ पर फायर फाइट तो नहीं हुई मेरी। हम्म। एक पेट्रोल ज़रूर होती है, किरनी पेट्रोल। हम्म। तो जिसमें पहले क्या होता था सर, हमसे पहले जो यूनिट थी वो सिविल ड्रेस में जाती थी। ओके। बिकॉज हुआ क्या था सर, अगर 90s में आप देखेंगे तो किरनी विलेज था। तो एलसी क्या था सर कि इस तरह से अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, एक ये इस पर नीचे उतर रहा है, यहाँ से नाला जा रहा है, यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, हाँ हाँ। और ये जो इलाका था ये इंडिया का था। ओके। हाँ, वो एलसी सर एक स्ट्रेट लाइन तो फॉलो करती नहीं है, कहीं ऊपर जा रही है, कहीं नीचे जा रही है, कहीं ऐसे जा रही है। तो सर पाकिस्तान ने क्या किया, अचानक से एक दिन रोल डाउन किया और इस इलाके को कैप्चर कर लिया, किरनी विलेज को। ये 92 की बात तो नहीं है जो मेजर पठानिया? आई थिंक सर एक गार्ड्स यूनिट और ये कई पूरा एक ब्रिगेड लेवल ऑपरेशन हुआ था सर। बिकॉज मैं सुरनकोट में था 92। ओके, हाँ, गजना हिल पर रहता था। ओके ओके सर। हाँ। तो पूरा एक ब्रिगेड लेवल ऑपरेशन हुआ था सर 2-3 दिन, तो जिसमें आरटी सपोर्ट भी आया था और सारी चीज़ें हुई। तो ये सर कैप्चर कर लिया, तो ऑपरेशन लॉन्च हुआ और ये वापस गए, हाँ। इसको खाली कराया गया। तो फिर एक पेट्रोल जाती थी सर हर 15 दिन में। हाँ। इस एरिया को पूरा रेकी करके आते Sanitize करने थे, के। सैनिटाइज करते थे, देखते थे कि उनके फुटप्रिंट्स की ऐसा तो नहीं है कि बाकी दोबारा कुछ कर रहे हैं या आ रहे हैं। तो जो हमसे पहले यूनिट थी सर वो सिविल ड्रेस में जाते थे, रात में जाते थे कि रात में लास्ट लाइट के बाद गए और फर्स्ट लाइट से पहले वापस आ गए। ओके। तो जब हमारा टर्न आया, मैंने टेक ओवर करी कंपनी, और जब हमारा टर्न आया कि तो मैंने सीईओ को बताया कि मैं फर्स्ट लाइट पे जाऊंगा सुबह और पूरे दिन में बाहर आऊँगा और मैं यूनिफॉर्म में जाऊँगा। तो सीईओ ने कहा कि अबे मतलब, तो मैंने सर मैं पाकिस्तान में तो जा ही नहीं रहा, मैं तो अपनी टेरिटरी में जा रहा हूँ ना, करेक्ट। तो मुझे क्यों डरना है, और कुछ होगा तो ठीक है, हम्म। हथियार उनके पास में भी है, हथियार हमारे पास में भी है, ठीक है, ये ट्रेनिंग तो हमें भी मिली हुई है। तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं जाऊँगा, मैंने कहा इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करूँगा। तो मेरे को आदत थी सर कि बहुत घूमने की, बहुत एरिया में घूमता रहता था, दिन में भी रात में भी, तो मेरे को चप्पे चप्पे का पता था। इनफैक्ट आई वाज अवेयर, एक बार जीओसी जनरल विनोद भाटिया ही केम ऑन पोस्ट, तो उन्होंने बोला कि कहाँ से ब्रीफ करेगा, तो मैंने कहा सर ऊपर एलएमजी पोस्ट है जहाँ केवल 2 लोग खड़े हो सकते हैं, मैं वहाँ से ब्रीफ करूँगा। तो सारा स्टाफ नीचे खड़ा रहा, हम दोनों ऊपर गए सर, मैंने वहाँ से एंड 45 मिनट तक मैंने उन्हें ब्रीफ किया कि उस पत्थर के पीछे जाएंगे तो ये यहाँ मैंने सेंसर्स लगाए हुए हैं, तो मेरे को सब पता था एक एक चप्पे का। तो मैं सर मैं कराऊँगा, मैं पेट्रोल लेके जाऊँगा, बट मैं यूनिफॉर्म में जाऊँगा, सुबह जाऊँगा। एंड हमने लॉन्च करी सर मॉर्निंग में पेट्रोल। मैंने सारे सपोर्ट वेपन्स वगैरह सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रखा था कि अगर किस तरह से कुछ भी अगर हरकत होती तो क्या क्या आपकी कार्रवाई होगी, कहाँ फायर बेस खोला से जाएगा। कितना डिस्टेंस था सर और टाइम के हिसाब से? आप रोल डाउन करिए, नीचे पैदल जाइए, नाला आ जाता था, किरनी नाला मेरे ख्याल से सर 20 मिनट में आ जाता था, और उसके बाद वो एरिया शुरू हो जाता था। ओके। फिर और विजुअल रेंज पे अगर फायर खुलता है तो जो पाकि पोस्ट थी और हमारी पोस्ट थी जो नाले के पास सबसे बनी थी, उसमें 200-250 मीटर का अंतर होगा सर। ओके। 100 मीटर। ओके। अदरवाइज जो मेरी केडिल कंपनी हेडक्वार्टर था वो 400 मीटर होगा, 300 से 400 के बीच में। ओके। ओके। तो मैंने सर अपना सारे जितने भी वेपन्स होते हैं, हैवी वेपन्स, लाइट वेपन्स, सारे सेट करके अपने एनसीओ जेसीओ को बता रखा था जो पीछे थे कि भाई अगर कुछ भी होता है, आपको यहाँ हरकत दिखे तो आपको ये करना है, आपको यहाँ हरकत दिखती है तो एजेल को यहाँ मूव कराना है, कहाँ फायर खुलना है, क्या करना है। और हम गए सर, हमने नाला पार किया तो पाकिस्तानी ने देखा कि अरे मतलब ये कौन है जो यूनिफॉर्म में आ रहे हैं 10-12 लोग, ठीक है, वेपन्स वगैरह के साथ। फिर मैं वहाँ चढ़े सर ऊपर करनी, तो वो पूरा खाली पड़ा हुआ है सर, कुछ टूटे फूटे घर पड़े हुए हैं एंड फ्रूट्स वगैरह हैं वहाँ पे, खुरमानी वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल वगैरह सब। पूरे दिन हम वहाँ रहे। मेरा एक एनसीओ था सर पहलवान जसवीर, तो मैंने कहा कि चल जसवीर लास्ट तक वो देख कर आते हैं। काला पत्थर करके एक जगह थी सर जो एलसी का वो था, पॉइंट था। हमने कहा वहाँ चलते हैं। तो हमने देखा कि वो पाकि ऊपर आ गए हैं, छत के ऊपर वेपन्स वगैरह लगाए उन्होंने। हमने ठीक है लगाने दे, मैंने कहा हम कौन सा अभी वहाँ जा रहे हैं। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस, मतलब डिफरेंट वो होता है सर कि आपको बड़ी सारी चीज़ें, यू हैव दैट फीलिंग, मतलब वो बॉर्डर मूवी वाली ना सर। आई नो। यंगस्टर होते हो आप सर, तो आपको लगता है ठीक है यार कुछ तो होगा। इनफैक्ट आपने ये 91-92 की बात की है, सर। तो ये वही किरनी ऑपरेशन है
जिसमें एक इन्फेंट्री यूनिट के मेजर पठानिया होते थे। सर जब ये कैप्चर हो गई तो उन्होंने उसी रात को रीलॉन्च करके हाँ उसको कैप्चर कैप्चर किया, किया, वापस या किया था। प्रॉपर ऑपरेशन हुआ था सर। तो उस दिन स्वरनकोट के पास में एक जरना वाली गली है। सर जरना वाली गली में 91 फील्ड होती थी Okay, आरटी, और मेरा वहाँ बेस होता था, बट मैं गजना में ऊपर था। सर तो जिस रात ये ऑपरेशन हुआ था, इट वाज लाइक ए फुल दिवाली। यस सर, अच्छा खासा यू फायर कैन हुआ, सी yes, कि yes, ये सामने हो रहा है। सर दो इट वाज इन पुंछ, हाँ बट गजना हाइट 8000 फीट, सर तो वो सर दिखाई दे रहा था। तो आई Yes, स्टिल sir. रिमेंबर दोज Yes, yes, मेमोरीज। yes. तो हम सब वो निकल के किरनी, हाँ है सर, अगर आप गूगल में डालेंगे तो वो आ जाता है, हाँ। किरनी विलेज वाला। उसके बाद फिर कहाँ पहुँचे? सर फिर 2 साल जब मेरे हो गए यहाँ पर, तो वहाँ पे क्या था कि एलसी डोमिनेट करना है आपको, फायर फाइट बंद हो चुका था, सीज फायर वगैरह उस तरह का कुछ हो नहीं रहा था। फिर सीईओ ने बताया कि तुम्हारी पीस पोस्टिंग आने वाली है, तेरी स्टाफ पोस्टिंग। ओके। तो मैंने कहा कि मैं स्टाफ तो नहीं जाऊँगा, मैंने कहा जाके मतलब वो क्लर्क वाला जॉब क्या करना है। तो मैंने कहा कि मेरे को आप एनएसजी भेज दो, एसएफएफ भेज दो, या आसाम राइफल भेज दो, बिकॉज उस समय सर आसाम राइफल काफ़ी एक्टिव था। ओके। मतलब आप न्यूज़ वगैरह देखते I रहते know. थे, आप जो बातचीत आती उसमें देखते रहते थे। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मणिपुर काफ़ी एक्टिव हो रखा था। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि एनएसजी और एसएफएफ में तो अभी वैकेंसी नहीं है, बिकॉज उनके बैचेस चलते हैं सर। तो कि आसाम राइफल जा सकता है, बट एमएस ने बोला है कि तेरे को वॉलंटियर देना होगा, फील्ड टू फील्ड के ना सर, कि मतलब। तो मैंने कहा मैं दे दूंगा वॉलंटियर। तो मैंने तो ये शुरू से ही तुम्हारी चॉइस थी कि मुझे मतलब फील्ड में ही जाना है? सर मुझे लगता है कि बैकग्राउंड, मुझे लगता है सर कि फौज ज्वाइन करी है तो मतलब अब ऑफिस में बैठना था, Action तो चाहिए। हाँ ऑफिस में बैठना था तो पहले ही कॉर्पोरेट लाइफ में आ जाते। तो गुड थॉट। या बिकॉज आप सर सोल्जरिंग करते कहाँ पर हैं, फील्ड में, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। पीस में तो सर आप या तो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, या मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपको लगता है कि किक नहीं मिलती आपको। आई एग्री, हाँ। आई एग्री, वो कहते हैं ना सर कि आप शिकार अगर करना है तो जंगल ही जाना पड़ेगा। आई एग्री, आई एग्री। शहर में करने की कोशिश करोगे तो सर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाएंगे। आई नो। व्हाट अबाउट द फैमिली बाय देन? उनको सर मैंने रीना को बता रखा था कि देखो यार, जब तक फौज में हूँ तब तक मैं कोशिश ये करूँगा कि जितनी चीज़ें मैं कर सकूँ मैं करता रहूँ, अलग अलग चीज़ें हैं या जितने एक्सपीरियंसेस हैं, रेदर देन पीस वाले छोड़ के। तो उसको पता था कि मानेगा नहीं। अच्छा। हाँ ठीक है, मैंने कहा था यहाँ इंटरफेयर मत करना, बाकी चीज़ें चलती बाकी सब रहेंगी। ठीक है। हाँ, बाकी सब ठीक है। तो मैंने सर लिख के दे दिया कि ठीक है आप मेरे को फील्ड टू फील्ड भेज दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। एंड आई थिंक 1 हफ्ते में से मेरी पोस्टिंग आ गई आसाम राइफल मणिपुर। देन आई रिपोर्टेड जनवरी 2009 मणिपुर। तो जैसा आपने बोला कि वहाँ काफ़ी एक्शन चल रहा था, काफ़ी अच्छा। मिलिटेंसी थी और इंसर्जेंसी थी, बिल्कुल सर। तो वहाँ तो काफ़ी आपकी एक्टिव और एक्शन पैक्ड लाइफ रही होगी। सर 23 आसाम राइफल मेरे लिए बहुत ही अच्छा टेन्योर रहा। मतलब शायद हर महीने कुछ ना कुछ सक्सेस मिली हमें। हर दिन मैं कहूँगा कि ऑन एन एवरेज हर दिन हम ऑपरेशन लॉन्च करते थे, बिकॉज काफ़ी एक्टिव था एरिया, काफ़ी एक्टिव था। जो मेरा वाला इलाका था उसमें मैतेई ग्रुप भी थे, कुकी ग्रुप भी थे, एंड 1-2 गांव नागा विलेजेस भी थे। तो काफ़ी अच्छा इलाका था। किस जगह, किस इलाके में? मैं रहा हूँ मणिपुर में, इसलिए। सर जो बटालियन हेडक्वार्टर था वो सांगसक में था, ओके। उखरूल के पास। ओके तो अगर आप उस साइड चले जाएंगे तो वहाँ चसाड़ है, फिर बर्मा बॉर्डर आ जाता है। ओके ओके देन जो कंपनी थी सर YKPI थी, जो वैली में है, ओके। एंड उससे और इस साइड दूसरी कंपनी थी वो सगोलमंग में थी। तो मैं YKPI एंड सगोलमंग के बीच में ऑपरेट करता था सर। कौशल, बेसिकली व्हेन यू ऑपरेट इन सच एरिया ना, अच्छा। ये स्पेशली जहाँ इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इंट गैदरिंग। बिल्कुल सर, बिना उसके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नहीं कर सकते। सो एंड हर लीडर का और हर कंपनी कमांडर कहना चाहिए या प्लाटून कमांडर का एक अपना ही तरीका होता है इंट गैदर करने का। व्हाट डिड यू एम्प्लॉय सो दैट यू गॉट सक्सेस? सर जब मैं पहुंचा सगोलमंग में, अगेन सर यहाँ क्या हुआ कि पहले 1 महीने ओरिएंटेशन हुआ बटालियन हेडक्वार्टर में कि असम राइफल क्या है, किस तरह से है। एंड मैं बताऊंगा सर कि 23 असम राइफल अपने आप में अलग एक यूनिक बटालियन है, बिकॉज ये लोग श्रीलंका में भी थे सर, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ। ये लोग JNK में भी थे, और बाकी नॉर्थ ईस्ट में तो थे ही। तो इन्होंने आर्मी के साथ में और वैसे काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए हैं। और यूनिट पिछले 10-11 साल में सर 3
4 यूनिट साइटेशन ले चुकी है जब से 2011 से, अगर मैं बात करता हूँ अपने टाइम से लेकर अभी तक। तो सीओ ने बताया कि यार आसाम राइफल का सेटअप क्या है, किस तरह का मणिपुर में किस तरह की मिलिटेंसी है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारा 1 महीने का ओरिएंटेशन हुआ। फिर सीओ ने बोला कि भाई आप इन्फेंट्री ऑफिसर हो तो बताओ YKPI है सगोलमंग है। तो सगोलमंग क्या था सर, अंदर पोस्ट थी, एक छोटी सी पोस्ट थी और काफ़ी एक्टिव पोस्ट थी। मतलब उसके ऊपर मैंने सुना था कि पहले पोस्ट अटैक हुआ एक बार RPG का फायर हुआ एक बार, वो तो मैंने सर मुझे आप वहाँ भेज दो। अच्छा। तो सीओ बोले अबे तू YKPI चला जा। तो मैं सर YKPI चला जाऊँगा बट मुझे बाद में वहाँ शिफ्ट कर देना। YKPI में ये था सर कि अगर कोई ऑफिसर बीच में फैमिली लेके आना चाहता है तो YKPI में 2-4 दिन के लिए आप फैमिली लेकर आ सकते हो। तो मैंने सर मेरे से 1-2 सीनियर हैं, अगर वो कभी लेके आना चाहेंगे तो वो रख लेंगे। तो मैंने कहा मेरी वाइफ तो अभी है भी नहीं यहाँ पर, तो मेरे को आप वहाँ भेज देना। तो मैंने सर वहाँ वैसे भी सीनियर्स की विजिट नहीं होती हैं, कम होती हैं तो कोई आता है तो पहले बता देते हैं कि हम आएंगे। तो हंसने लगे सीओ, बोले कि ठीक है। तो जब मैं पहुँचा सर पोस्ट पे, तो जो हमसे पहले दूसरी यूनिट थी वहाँ पे, थोड़े ही दिन हुए थे यूनिट का आए हुए, तो लोकल्स का जो एटीट्यूड था, मैं कहूँगा कि लोकल्स मिलने नहीं आ रहे हैं, लोकल्स आप जा रहे हो रास्ते में तो वो पता लग जाता है कि लोकल्स थोड़े से आपसे एंटी हैं। तो मैंने जेसीओ को पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोलता कि साहब लोकल्स ना ज़्यादा बात नहीं करते हैं। दैन मैंने शुरू किया सर कि मैं सब गाँव में गया, जो मीरा पाईवीज होती हैं, लेडीज़ ग्रुप होते हैं, मेरा पाईवीज, तो मीरा पाईवीज सब सारी मीरा पाईवीज से मिला सर मैं। ओके। जहाँ बच्चे खेल रहे होते थे मैं वहाँ उनके साथ खेलता था। मीरा पाईवीज के साथ बैठ के मैं चाय पीना, बातें करना, वो सारा कर गया मैंने। वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। हाँ, अरे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप। फिर मैंने सर अपनी CSD और MI रूम को, जो हमारा फेंस था, फेंस के अंदर और मेरा जो मेन गेट था उसके बाहर लगा दिया कि अगर आपको किसी को भी आके देखना है, कुछ सामान लेना है, कुछ मेरे NA को या डॉक्टर को दिखाना है तो आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धीरे धीरे पहले 1-2 आए, फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो आराम से, कोई परेशान नहीं करते, कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते। फिर लोकल्स आने शुरू हुए। फिर मैं सर सारे गांव में जाता था, पूरे मतलब मॉर्निंग में जाता था, सबसे मिलता था, सबसे मिल के सबको बताता था, सारी चीज़ें उनसे पूछता था, उनके जो मैचेस होते थे उनमें गया। तो विद इन 2-3 मंथ सर आई स्टार्टेड हैविंग दैट कि अगर कभी भी कुछ भी इशू आता था या कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी मिलिटेंट का मूवमेंट हुआ, किसी गांव में कोई मिलिटेंट आया, तो मुझे लोकल्स का ही कॉल आने शुरू हो गए। या इनफैक्ट इतने अच्छे फ्रेंड्स बने सर मेरे वहाँ पर कि आज भी हफ्ते में कम से कम 8-10 लोग मुझे कॉल कर लेते होंगे सर। क्या बात है। हाँ, उस इलाके के सर। और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बने सर। तुमने कुछ कैलेंडर भी तो बंटवाए थे, नंबर देके। हाँ सर, क्या हुआ कि मैंने कहा यार अब मैं जाता हूँ, मैं बोलूँ कि मैं मेजर कौशल हूँ, पोस्ट पे हूँ, अब उसको नंबर लिखवा के आऊँ, या तो कि आप नंबर लिख लो, पता नहीं वो पेपर पे लिखेगा, पेपर कहाँ छोड़ दे। तो मैंने क्या किया सर कि जैसे मैंने बताया कि मेरे गांव इलाके में मैतेई थे और कुकी थे, तो मैंने सर कुछ वो छोटे वाले जो कैलेंडर होते हैं, आपने देखा होगा पॉकेट साइज़ ना सर, एक अपना ताश के पत्ते की तरह, प्लेइंग कार्ड की तरह, तो उस पर एक साइड में वो कृष्णा, बिकॉज वहाँ सर मैतेई कृष्णा को बहुत वो करते हैं, तो भगवान कृष्ण का मैंने वो छपवाया, पीछे उस साल का कैलेंडर छपवाया सर, और नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल दिया कि भाई अगर आप कभी भी कुछ हो तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना। तो ये यूनिट की तरफ से अपने आप? नहीं सर, ये मैंने अपने आप किया। कराया। मैं मतलब दिल्ली से मैंने प्रिंट कराया सर, 2-3 हज़ार, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा महंगा भी नहीं पड़ता है सर, तो 2-3 हज़ार मैंने प्रिंट कराए। और कुछ जो मैतेई इसमें कुकी और नागा गांव में देने थे, तो उसमें मैंने जीसस क्राइस्ट और इनका कराया सर प्रिंट, वो सर्कुलेट कर दिए सर। सो दैट इज आउट ऑफ बॉक्स। हम सर, आपको कनेक्ट तो किसी तरह से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और अगर आप उनके ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट कर रहे हो, जैसे हर संडे मेरा रूटीन होता था कि मैं नागा या कुकी विलेज में जाता था, जो उनकी प्रेयर्स होती थी चर्च की, वो जाके अटेंड करता था, उनके साथ बैठता था, खेलता था, तो उनको भी लगने लगा कि यार ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही आता है, मतलब या मार पिटाई कर रहा है या चिल्ला रहा है या धमकी दे रहा है। मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि थ्रेटन कभी नहीं किया। मेरा हमेशा ये होता था कि देखिए कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताओ। तो बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हुए सर, बहुत अच्छा, उसके बाद ऑपरेशन, बहुत अच्छे ऑपरेशन हुए सर। 1-2 ऑपरेशन बताओ जरा कुछ। सर
किल्स का मैं नहीं बताऊंगा उतने, मतलब वो सेम ही होते हैं, आपको पता है सर। रेस्क्यूज बताता हूँ मैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि बचाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं जहाँ आप रेस्क्यू करते हो ना सर। एंड वो एक पर्सनल आपका कनेक्ट भी हो जाता है, टच भी हो जाता है, बिकॉज वो बंदा आपको जब भी बाद में भी मिलता है या वो करता है तो ही कीप्स ऑलवेज कीप्स यू इन योर हिज और हर वेज। पहला हुआ सर कि मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया कि सर मैंने इधर से एक गाड़ी जाते देखा है, उखाव वाला इलाका था सर, एक गांव था मेरे इलाके में, कि कुकी एक गांव था, वहाँ से एक गाड़ी आई है और खामनलो कुकी, यस खामनलो कुकी की तरफ से एक गाड़ी आया बहुत तेज़, और उसमें वो किसी बंदे को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं, किडनैप करके। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा किस तरफ लेके जा रहे हैं, कि लमलाई की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैंने अपना सर जिप्सी, मतलब मेरा एक टीम होता था सर, एक दो मेरे बहुत खास बंदे होते थे, जैकी और मैथी, और एक टीम मैंने वो कर रखा था कि बहुत बड़ी टीम नहीं लेके जाना है, छोटी टीम ज़्यादा बेटर है। तो मैंने जैकी मैथी, ये हमेशा तैयार होते थे। अच्छा। हाँ, हमेशा तैयार कि अगर सुबह में उठ के तैयार हो गया हूँ तो ये भी तैयार हैं कि कुछ भी आएगा रात में दिन में। तो मैंने जिप्सी उठाई, जैकी मैथी बैठे एंड हमने फॉलो किया। मैंने जेसीओ थे एक मदन साहब, उनको बताया कि साहब मैं लमलाई की तरफ जा रहा हूँ, ये इनपुट है, और सेट पे मेरे से बात करते रहना, आप लोग आओ पीछे। तो एक कैस्पर था हमारे पास, एक 407 था, तो मैंने कहा एक गाड़ी लेके आ जाना, बस ज़्यादा बंदे नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोग आगे निकलते थे और पीछे मैं से सर मैं जेसीओ फॉलो करता? हाँ, मैं जैसे खबर आती थी तो मैं निकल जाता था। ओके। मतलब मेरा ये था कि ठीक है। तो हम लोग निकले सर, और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा तेज़ चलाने का मेरे को शौक है तो जिप्सी, तो हम पहुँचे तो मेरे को वो गाड़ी दिखने लगी सर, बलेरो गाड़ी थी, वो गाड़ी दिखने लगी। गाड़ी दिख रही है, मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, लमलाई क्रॉस हो गया सर, लमलाई का पुलिस स्टेशन, और उसके अंदर एक जंगल की तरफ रास्ता जाता था, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, और राइट हैंड साइड में एक गांव था शायद, लेफ्ट हैंड साइड में एक हिलॉक था, जंगल था। ओके। तो जब उन्होंने देखा कि भाई पीछे Somebody फौज आ is गई following. है या, तो उन्होंने क्या किया सर, वो हिलॉक के ऊपर जब टर्न लिया तो वहाँ गाड़ी रोकी, इस बंदे को भी छोड़ा, और ये तीन बंदे थे, 3 या 4, ये भागने लगे उस पहाड़ी पे। ओके। हम लोग पहुँचे सर, पहुँचे, हमने गाड़ी रोकी, तो मैंने उसको जैकी मैथी इसको बताया बंदे को, ये खामनलो कुकी का प्रधान था सर, ओह। हेडमैन को उठा के लेके आ रहे थे। तो वो बिल्कुल डरा हुआ, घबराया हुआ कि शायद पता नहीं जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा। तो मैंने कहा अभी कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहना, मेरी टीम आ रही है, वो आपको लेके चली जाएगी यहाँ से। एंड ये सर मैं जब पहुँचा हूँ तो थोड़े ही दिन की बात है, तो मैं भागने लगा सर, वो पीछे उनके जैकी मैथी भी मेरे साथ हैं, मैं भाग रहा हूँ। फिर मेरे को लगा कि शायद अब फायर कर सकते हैं कि हम लोग रेंज में हैं टाइप ना। तो उधर से वो पिट की आवाज़ आई, ठीक है। एंड फिर वैली में क्या होता है ना सर कि पहले पिट की आवाज़ आई और फिर वो आवाज़ गूंजती है वैली, और तो मैं तो ही बोलता कि साहब फायर आ रहा है। तो उसने मेरा ऐसे पकड़ा, मेरे को नीचे डाला, फिर हमने उठे विद इन आई थिंक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बिकॉज इस तरह का वो था सर, यहाँ पे वो खड़े होकर उन्होंने फायर खोला, एंड जब हम यहाँ पहुँचे तो वो ये पीछे गायब हो चुके थे। हाँ, वैली जंगल था। हमने कहा ठीक है कोई नहीं, वापस आए हम, इसको प्रधान को हम लेके गए सर। तो गांव वाले बड़े वो हुए कि आपने बचा लिया वो, बिकॉज अगर आप मणिपुर सर्च करेंगे सर तो उस समय किडनैपिंग और किलिंग दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। एंड दिस किडनैपिंग नॉर्मली फॉर द रैंसम। हाँ सर, बिल्कुल। एक हमारे इलाके में एक अंसल्स का डैम था सर, जो बन रहा था, नंदम कोकी डैम उस पर। तो वहाँ पे सर वो डैम आई थिंक जितना उसका प्रोजेक्ट था उससे 100 टाइम उसका बजट बढ़ चुका था। जो भी इंजीनियर आता था दिल्ली से या कहीं बाहर से, उसको वो किडनैप कर लेते थे। जो एयरटेल या वोडाफोन के टावर लगाने के लिए अगर कोई बाहर से आया उसको किडनैप कर लेते थे, ठीक है कि आप 5 लाख रुपए दो फिर इसको छोड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा वो था, लोकल अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसको किडनैप कर लिया, नहीं अगर कोई पैसे दे रहा है तो ग्रेनेड लॉब कर दिया, फायर ओपन कर दिया। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। ये हुआ सर। उसके बाद सेकंड हुआ सर, एक खबर आई मेरे पास कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज़ी से गई है खामनलो कुकी की तरफ। अब खामनलो कुकी क्या था सर कि इस तरह का एक सड़क ऐसे जा रही है और यहाँ पे खामनलो कुकी है और ये पहाड़ है, ये सारा जंगल है पूरा। तो मैंने कहा खामनलो कुकी की तरफ, अच्छा कि नहीं सर उसमें ना कुछ गड़बड़ है।
तो अगेन हम लोग भागे सर, पीछे से बंदे आए, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या किया सर, उस बंदे को छोड़ा, गाड़ी छोड़ी और ये लोग चले गए। 3-4 बंदे, इन्होंने हवा में फायर खोला और चले गए। जब तक हम वहाँ पहुँचते उससे पहले मतलब दूर से मेरे को दिखाई दिया कि वो बंदे भाग गए हैं जंगल में। अगेन ए किडनैपिंग केस। या ओके तो वहाँ पे बंदा मिला सर, वो सीमेंट डीलर था, ओके। नॉन मणिपुरी। तो वहाँ पर वो मणिपुरी नॉन मणिपुरी वाला भी थोड़ा सा टसल है। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि सर ऐसे है, मेरे को इन्होंने इम्फाल से किडनैप किया। तो ठीक है, मेरा था यार कि मेरे इलाके में इम्फाल से किडनैप करके लेके आ रहा है, क्यों लेके आया, मतलब क्या रीज़न हो सकता है, कौन ग्रुप हो सकता है। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मेरे इलाके में कोई दूसरी जगह से अगर किडनैप करके कोई लेकर आ रहा है तो ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उस ऑपरेशन को सर फिर मैंने फॉलो किया अगले 3 से 4 महीने। पहले मैंने पता लगाया कि ग्रुप कौन सा है, पता लगा सर कि एक यूकेले MC करके ग्रुप है, जो नया ग्रुप रेज हुआ था। ये लोग क्या हुआ था, डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप से निकले और उन्होंने अपना एक नया ग्रुप बनाया। फिर मैंने सर एक सोर्स कल्टीवेट किया। हाँ कल्टीवेट किया कि भाई मेरे को इसके जो टॉप बंदे हैं ना, मुझे वो चाहिए। मैं नीचे कैडर्स को ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बिकॉज आप कैडर कर दोगे सर, वो ऊपर वाला जो टॉप बंदे बैठे हुए हैं तो कैडर्स बनते रहेंगे। तो मैंने कहा मैं इस ग्रुप को ख़त्म कर दूँगा। तो हुआ सर 3-4 महीने तक मेरे को कभी पता लगता था कि वो लोग कोहिमा में हैं, कभी पता लगता था कि वो दीमापुर में हैं, कभी पता लगता था कि वो गुवाहाटी में हैं, कभी पता लगता था वो दिल्ली में है। तो इस तरह करके सर एक दिन मेरे को पता लगा 3-4 महीने बाद कि वो एक जगह है जो काफ़ी दूर थी मेरे इलाके से, और वहाँ पर हैं। पूरे एक रात का हमारा एक डेढ़ रात मतलब 15-16 घंटे की जर्नी थी कि वहाँ पर हैं, और उन्होंने एक घर लिया है किराए पर। तो मैंने कहा कि अगर घर लिया है तो मैंने कहा ठीक है आप फॉलो करो, अगर वो रह रहे हैं 1-2 दिन तो इसका मतलब है कि वो रहेंगे वहाँ पर। उसने बताया कि हाँ वो घर लिया है, सामान लेकर आया है, बेसिक जो सामान होता है, और वो 4 हैं ये। फिर मैंने अपने CEO को बताया, कमांडर को बताया सर कि सर ऐसे है, मैं जा रहा हूँ, ऑपरेशन लॉन्च कर रहा हूँ ये। NCO ने कहा ठीक है। फिर एक जिप्सी सर थी मेरे पास, सिविल जिप्सी, एक स्कॉर्पियो हमने हायर करी। नॉर्मली सिविल नंबर सिविल गाड़ी रखते हैं, सफ़ेद वाली। एंड आसाम राइफल के पास वैसे भी सर सिविल नंबर की गाड़ी होती हैं। तो हमने एक स्कॉर्पियो एक ये लिया सर, पूरी रात मैंने ड्राइव करी गाड़ी। ठीक है, हम पहुँचे, कितने 6 या 8 लोग थे हम टोटल सर दोनों उसमें। वहाँ पर पहुँच के सर हमने कॉर्डन किया उस घर को, पता लग गया, सोर्स ने बताया कि ये घर है। अब क्या हुआ सर कि वो घर था, जैसे सामने से घर दिखाई दिया मेरे को, गेट दिखाई दिया, तो हमने एंट्री करी, फोर्स एंट्री। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने हमने देखा एक फैमिली सो रही है। तो मैंने कहा यार ये तो है ही नहीं वो। अब वो फैमिली उठी, फैमिली एक बार हल्की सी चिल्लाई, हमने इशारा किया कि शांत रहो। ठीक है, तो हमने कहा ये तो है ही नहीं। फिर हमने पूछा कि भाई ऐसे बंदे वो कहाँ पर हैं, तो उसने बताया कि वो पीछे हैं। तो वो घर के 2 पोर्शन थे सर, कि एक आगे की तरफ से था और एक पीछे की तरफ से था। तो वो उनको पता था कि मतलब ये लोग आए हुए हैं? सर उनको ये पता था कि हाँ 3-4 बंदे यहाँ पे और भी हैं, रह रहे हैं। बस हमने पूछा कि 4 लोग हैं ऐसे हैं, तो उसने बोला कि पीछे हैं। उसने पीछे की तरफ इशारा किया, हमने कहा कि ठीक है आप शांति से बैठे रहो। हाँ, हमने उनको अलग किया सर। मैं, जैकी और मैती, वी वेंट देयर। बाकी टीम बाहर कॉर्डन लगा के बैठी हुई है, स्टॉप्स लगा रखे हैं हमने। हमारा डर ये था सर कि पहली बात तो फायर फाइट ना हो जाए, बिकॉज सिविल इलाका है। करेक्ट। ठीक है, आसपास और भी घर हैं। दूसरा सर हम बहुत दूर थे अपने इलाके से, तो वहाँ के सिविलियंस मुझे नहीं जानते थे। ठीक है, तो मैंने कहा ये ना हो कि लोग बाग एंड पकड़ लें हमको, और हम आधे सिविलियन आधे वैसे थे सर, क्योंकि अपने आप को कवर करके रखना था। ऐसा ना हो कि दूर से लोग बाग बोल दें कि यहाँ तो फौज आ गई है। तो पूरा हमने सिविल टर्नआउट बना रखा था। गए सर हम, जैसे ही हमने खोला तो इन 4 को सर हुआ क्या, शायद ये वाली जो कार्रवाई हुई आगे, तो इनको लगभग पता लग गया था कि पीछे कुछ मतलब हो रहा है। तो ये 4 आधे उठ चुके थे। उठे, हमने जैसे ही देखा तो वो एक फटाफट एक ने कोशिश करी, जो इनका चीफ था, कि इसके पास एक इधर वेपन रखा हुआ था, जैसे सो रहा है तो यहाँ पे एक साइड में वेपन रखा हुआ है, ये उठा वेपन के लिए। ठीक है, जैकी ने जंप मारी, जैकी ने AK से उसको लगाया एक, ठीक है, वहीं पे दबाया।
जो बीच वाला बंदा था मैंने उसके ऊपर जंप मारी, ठीक है, ओह। उनको वो किया, मैं तेज उसके ऊपर है, उस तरह से हमने कंट्रोल किए। मतलब वी टोल्ड कि भाई अगर तुम हिले तो हम फायर खोल देंगे, हाँ, ठीक है। नाउ अभी ऐसा कुछ है नहीं कि तुम ये बोलो कि चीज़ें हैं। एंड सर अच्छी खासी रिकवरी मिली हमें, Naturally. अच्छा खासा वो हुआ। 3 मिलिटेंट्स, 4 थे सर, 4 मिलिटेंट्स। जिसमें एक उनका चीफ था जो ओवरऑल Okay. यूकेएमसी चीफ था, एक उनका आर्मी चीफ था, एक फाइनेंस सेक्रेटरी था और एक जनरल सेक्रेटरी था। ओके, ओके। ये 4 टॉप शॉट्स उनके वो थे। दे वर लॉट ऑफ पासपोर्ट, दे वर प्लानिंग टू गेट फंड फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, मतलब बाहर से ओह। फंडिंग के लिए प्लान कर रहे थे। बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, बड़ी सारी चीज़ें मिली। तो ये सेना मेडल गैलेंट्री इसी ऑपरेशन? नहीं सर, सेना मेडल गैलेंट्री आई गॉट फॉर ए किल वेयर वी गॉट एरिया कमांडर। ओके, या ओके। एक टाइगर कैंप करके एक जगह थी सर, तो अगेन काफ़ी नोटोरियस जगह थी। हाँ, तो वहाँ पे हमें एक इनपुट आई थी, उसमें हमने एक एम्बुश ले किया था सर जंगल में। तो वहाँ उसकी भी कोई कहानी है? सर उसका टाइगर कैंप का कहानी यह है कि टाइगर कैंप पहले से भी काफ़ी नोटोरियस रहा था। वो जगह एक तो सर क्या है कि इस तरह से है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हिल ऐसे अंदर घुसी हुई है और रोड उसके साइड से जा रही है, तो एम्बुश लगाना बहुत इजी है। और वो जंगल है पूरा, अगर आप उस पर जंगल पे आपने एम्बुश लगाया या ऊपर से फायर किया, फायर करके आप निकल गए जंगल में, तो फिर ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3-4 तरफ वो जंगल फैल जाता है। तो या तो आप इतनी बड़ी पार्टी लेकर आएँ, पूरी एक बटालियन टाइप का कि वो कॉर्डन कर रहे हैं, नहीं तो पहले वहाँ क्या हुआ था सर कि एक बार सिविल बस को उन्होंने उड़ा दिया था, ये सोच के कि शायद वो असम राइफल की रीइंफोर्समेंट के लिए जा रही है बस। एंड उसमें हुआ क्या कि असम राइफल वाली जो बस थी वो आई नहीं थी, वो पहले और कहीं उतर के कॉर्डन कर रहे थे, हाँ। और सिविल बस आ गई। एंड दे थॉट कि शायद ये वही है, जिसमें काफ़ी सिविलियंस की कैजुअलिटी हो गई थी। ओह, तो ये टाइगर कैंप मिलिटेंट्स का होता था सर या? टाइगर कैंप उस जगह का नाम पड़ गया, वो टाइगर बहुत कैंप? पहले से अच्छा। टाइगर कैंप के नाम से जानी जाती है वो जगह। अच्छा। या तो वहाँ की इनपुट थी सर कि एक्सटॉर्शन और इसी के लिए एम्बुश के लिए 2-3 बंदे आ रहे हैं, एंड वहाँ पे हमने एम्बुश लगाया था। तो वी गॉट 1 एरिया कमांडर यार। ओके, ओके। एंड दैट फॉर दैट यू गॉट यस, अवार्डेड दिस उसके लिए आई गॉट सेना मेडल सर। गैलेंट्री। यस सर। ओके। इनफैक्ट जो आपने एक ये बात बोली ना कि वहाँ के लोग जो है फिर आपको हेल्प करना शुरू कर देते हैं वंस दे नो दैट कि भाई ये हेल्पफुल आदमी है। सर आई रिमेंबर व्हेन आई वाज पोस्टेड लिमाकोंग में था मैं, सर और मैं भी कंपनी कमांडर था। आई एम टॉकिंग वे बैक इन 1997। सर तो वहाँ का जो टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है ना, Yes, टीडीएम sir. बोलते हैं, तो वो हम जाते थे ना, जब भी कुछ प्रॉब्लम उसे होती थी, क्योंकि वो हमेशा उन्हें किडनैपिंग का डर होता था, क्योंकि हाँ, आपने किडनैपिंग की बहुत बात बहुत रैम्पेंट था, स्पेशली बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स yes. का। तो वो हमेशा जो है ना आउट ऑफ द वे हमारे सर्किट थ्रू कर देना, Sir, चैनल दे देना, sir. कोई भी हेल्प है वो कर देता, जबकि टीडीएम से मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप यहाँ Yes, एनसीआर yes. में चाहोगे तो मिलेगा भी नहीं वो तुमको। इनफैक्ट सर मतलब मेरे इलाके में एमएलए होते थे उस समय, लोकेश्वर, तो मैं उनको तामू बोलता था, बड़ा भाई। एंड ही वॉज सो हेल्पफुल। मैंने कभी भी अगर कुछ मांगा या दशहरा कुछ हुआ तो वो खुद आ जाते थे बंदों से मिलने के लिए, और वो सारी चीज़ें। मैंने बोला कि एक रोड थी कि वो रोड नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से कई बार हम पेट्रोल वगैरह जाते थे तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने फटाफट वो रोड बनवा दी। एंड शायद अभी भी वो सर्विंग है, कई बार बीच में हो जाती है उनसे बात। तो बहुत लोग एंड मुझे पर्सनली लगा सर कि मणिपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सिंपल हैं, वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, yes, मतलब वेरी लाइक खेलने के लिए बिल्कुल स्पोर्ट्स टैलेंटेड हैं सर, Talented. बहुत टैलेंटेड हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, सिंपल हैं, करेक्ट, सिंपल हैं। करेक्ट।